दोस्तों जो वीडियो आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखी है वो आर्मी के रिटायर्ड मेजर साहब हैं जिनके द्वारा ये शेयर की गई। इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। आज है 29 ऑफ अगस्त। आज का डिस्कशन जो है बहुत ही शानदार रहने वाला है। क्यों? क्योंकि जब आप लोग वीडियो के एंड में जाएंगे तो आप लोगों को बहुत शानदार चीज़ देखने को मिलेगी। कुछ नया इनोवेशन किया आज आप लोगों के लिए। वो इनोवेशन क्या है वो आप लोगों को वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट लोकेशन भी कवर करेंगे, प्रगवे क्यों न्यूज़ में, इसके बारे में जानेंगे। नेशनल और इंटरनेशनल वन लाइनर देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर इकोनॉमी के वन लाइनर है। यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। इसी के साथ में आज के एसएलवी कमांडो है यहाँ पर, जिनका नाम है यहाँ पर दिव्यांशी। ठीक है, काफी शानदार तरीके से इनके द्वारा आंसर दिए गए, काफी डिटेल में। ठीक है, तो उनको भी हम लोग देखेंगे। वोकैबुलरी रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। एक आर्टिकल सुनकर आप लोगों को मजा आएगा जो कि बैटरी से रिलेटेड स्क्रैप पॉलिसी के बारे में है। बहुत ही शानदार तरीके से कवर करूंगा। इसी के साथ में यहाँ पर और भी बहुत सारे उम्दा आर्टिकल हैं। ठीक है, पर लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज जो है 29 ऑफ अगस्त और आज का जो डे है वो नेशनल स्पोर्ट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये आज का डे भी है और ये आज का मोटिवेशन भी है। मोटिवेशन क्यों? ध्यानचंद साहब से बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है। ध्यानचंद, नाम ध्यानचंद, इनके द्वारा काम भी ऐसे ही किया गया। आप लोगों को इनके रिलेटेड एक स्टोरी सुनाता हूं मैं यहाँ पर। यह माना जाता है कि जब ध्यानचंद साहब जो थे एक पर्टिकुलर गेम में खेल रहे थे तो काफी लंबा समय हो गया ये कोई गोल नहीं कर पाए। तो जब गोल नहीं कर पाए तो इनको पता चला कि जो नेट है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो सही नहीं है। तो यानी कि एक तरीके से इनके द्वारा बोला गया कि मैं गलत कैसे हो सकता हूं। कॉन्फिडेंस देखो इंसान के ऊपर। यानी कि इनको ये पता चला कि इंटरनेशनल लेवल का एक इवेंट चल रहा है पर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं गलत नहीं हो सकता। ये कुछ ना कुछ गड़बड़ यहां पर इसमें ग्राउंड के अंदर ही है। तो इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। जिस दिन ये वाला कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर आ गया ना भाई साहब, आप लोगों को कोई रोक ही नहीं सकता है अपनी जिंदगी में एक मुकाम पर पहुंचने से। ठीक है, तो इन्हीं के नाम से यहाँ पर हम लोग नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेट करते हैं और इन्हीं के नाम पर ध्यानचंद जो इनका जो नाम था, इन्हीं के नाम पर अब फिलहाल जो है नेशनल स्पोर्ट डे के साथ साथ में यहाँ पर राष्ट्रीय खेल दिवस जिसको आप लोग बोलते हैं वो तो अब तक चला हुआ आ रहा था, पर जो नई चीज अभी ऐड की गई है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम भी अभी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है, तो रीनेम अभी इनको किया गया यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्राइज को। 25 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न जो है यहाँ पर ये हाईएस्ट अवार्ड है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर के द्वारा दिया जाता है स्पोर्ट के फील्ड में। तो अभी यहाँ पर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर दिया जा रहा है, जिसको इनको बेसिकली हॉकी का जादूगर बोला जाता था। जादूगर तो यार इंसान बन जाता है जब एक इतनी शानदार तरीके की प्रैक्टिस करता है। रेल के ट्रैक देखें आप लोगों ने, रेल के ट्रैक पर बॉल से प्रैक्टिस किया करते थे हॉकी को लेकर, उसके ऊपर बैलेंस किया करते थे। तो इतनी शानदार प्रैक्टिस करते थे, रातों को भी प्रैक्टिस करते थे, दिन में भी। मतलब इंसान जो है, क्योंकि दिन में आर्मी में थे तो जॉब करने का भी फंडा रहता था, तो रात को इनको टाइम मिलता था। जो इंसान अंधेरे में इस तरीके से बॉल को बैलेंस करना जान गया भाई साहब, वो क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, ध्यानचंद जी जो है इलाहाबाद के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा हुए थे। ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता 1928, 1932, 1936। समझ सकते हैं आप लोग, किसी को नहीं आसपास नहीं लगने दिया भाई साहब। इसको कहते हैं शानदार तरीके से चीज़ों को लेकर चलना। तो इसके चलते आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में ध्यानचंद अवार्ड हमारे देश में दिया जाता है 2002 में जो इंस्टीट्यूट किया गया। नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली के अंदर भी इनके नाम पर ही है ध्यानचंद जो नेशनल स्टेडियम देखने को मिलता है 2002 में। नेशनल स्पोर्ट डे आप लोग जानते हैं 29 ऑफ अगस्त को, और इसी के साथ में अब अवार्ड भी इनके नाम पर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी और एक मोटिवेशनल एक फिगर आप लोग बोल सकते हैं। इनसे सीखा जा सकता है कि कैसे अपने जिंदगी में अपने गेम के ऊपर, एक तरीके से नहीं कहते कैसे अपने गेम में लीन होना है इंसान को, तो यहां से आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देखिएगा। तो पर्सनली मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा। एक और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 29 ऑफ अगस्त, यहाँ पर ये इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। तो न्यूक्लियर टेस्ट को कैसे रोका जाए उसके अगेंस्ट में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि अवेयरनेस की जा सके कि हिरोशिमा नागासाकी पर जो बॉम्ब गिरे थे उन्होंने दुनिया को दहला दिया। तो आगे कोई ऐसी चीजें न देखने को मिले, तो दुनिया को न्यूक्लियर वेपन फ्री बनाने की बात की जा रही है। पर लेकिन बात करना और काम को करने में काफी डिफरेंस है। उन्हें कहते हैं कथनी और करने में काफी फर्क है। क्यों? क्योंकि 9 देश ऐसे हैं जिनके पास में दुनिया भर का बम्बार्डमेंट देखने को मिलेगा, और जो सबसे समझदार बोलते हैं अपने आप को वो सबसे ज्यादा हसला लिए बैठे हैं। यानी कि यूएस से देख सकते हैं, फ्रांस, ये द कंट्री विद मोस्ट न्यूक्लियर, यार ये तो न्यूक्लियर रिएक्टर लग गया सॉरी न्यूक्लियर रिएक्टर वाली पीपीटी आ गई, आनी थी न्यूक्लियर बम वाली। मैं वो टेलीग्राम पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सारी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती है। आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो टेलीग्राम पर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, तो ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठी मिल जाती हैं। तो आप लोगों को देख लेना। यहाँ पर आंसर राइटिंग ग्रुप में आंसर लिखना। कल मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक निबंध भी दिया था जो कि आप लोगों को देखना था, और ये है यहाँ पर एसएलए पीडीएफ जहाँ पर आप लोगों को नोट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो इसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। सारी चीज़ों के नोट्स आप लोगों को इकट्ठे यहाँ पर मिल जाते हैं।
3 टेलीग्राम ग्रुप है यार, तीनों फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई पूछता है आप लोगों से तो उनको भी बता दिया करो ताकि वो भी इनको ज्वाइन कर सके, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर किसके पास में, यूएसए, फ्रांस, चाइना, रसिया, साउथ कोरिया, इंडिया, ठीक है। तो हमारी कंट्री आप लोगों को 6 नंबर पर देखने को मिलेगी। पता चला कल को क्वेश्चन आ गया यहाँ से तो पूछोगे, बोलोगे फिर एग्जाम में बैठे हुए कि सर ने गलती से पढ़ा दिया था पर लेकिन क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इसके बारे में याद रख लेना। 9 कंट्री है वैसे, यहाँ पर नहीं दिया पर लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो यूएसए, रसिया, इसी के साथ में यहाँ पर फ्रांस, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। तो ये कंट्री है जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। बोल कह सकते हैं इनके पास में न्यूक्लियर वेपन है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर बने तो कंफ्यूज नहीं होना है। आज की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है यहाँ पर पर्सन इन न्यूज में, बेसिकली इनका नाम बताना है आप लोगों को क्या है, बताइए, देखता हूँ कौन कौन पहचान पाता है। और साथ ही साथ में इनका भी नाम बता सकते हैं आप लोग, बहुत ही ज्यादा न्यूज में। हालांकि ये पॉलिटिकल फिगर है पर लेकिन मेन क्वेश्चन ये है, ये तो मैंने मजे मजे में लगा दिया ताकि पता तो रहे कम से कम आप लोगों को कि यहाँ पर कई सारी और भी चीजें न्यूज में, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर इनको ये चपलाया क्यों गया था यहाँ पर इस वीडियो के अंदर में। देखिए इंडिया के अंदर में ना हम लोग यूनिकॉर्न बना रहे हैं, ठीक है। अपनी कंट्री को हम लोग मंगल ग्रह, चांद ग्रह पर लेकर जा रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर देखो स्टार्टअप, ये स्टार्टअप है यहाँ पर, ऐसे ऐसे इनोवेशन इनके द्वारा किए जाते हैं। दोनों देश एक साथ में ही आजाद हुए पर लेकिन एजुकेशन सिस्टम में इतना बड़ा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक कहाँ पहुंच गए और दूसरे कहाँ रह गए। उन्हें 3 इडियट का डायलॉग, तो ये कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। बाकी देश के अंदर ट्विंस टावर जो है वो कल गिराया गया, इसको फिर से कवर करने की कोई जरूरत नहीं है। एक वीडियो बना रखी है मैंने 10 मिनट की, पूरा डिटेल में पूरा केस क्या था वो मैंने समझा दिया है। फिर से यहाँ पर अगर उसको कवर करूंगा तो फिर वही बात हो गई कि मतलब फालतू में वहाँ पे कवर की, फिर से यहाँ पर फिर से कवर करना है। तो 10 मिनट की वीडियो है, बहुत ही डिटेल में मैंने उम्दा आप लोगों से डिस्कस किया इसके बारे में। और ये थंबनेल आप लोगों को इसका देखने को मिलेगा, तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से उसको जाकर आप लोग एक बार देख लेना। पूरा केस स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या है, क्यों गिराया गया, कैसे गिराया गया, किसने गिराया। तो कल को क्वेश्चन बने अगर किस पर्टिकुलर रीजन की वजह से गिराया गया, तो सारी बातें मैंने डिटेल में कवर की है, ठीक है। तो उसको आप लोग देख लेना, एक एक पॉइंट जो है वो आप लोग के माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और आप लोगों को कई सारी इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलेगी। डिफेंस के साथ में आप लोग इस न्यूज को कनेक्ट कर सकते हैं, पर लेकिन जिस तरीके से मैं बताऊंगा उसमें आप लोगों को कई सारे एंगल जानने को मिलेंगे। अभी हमारी कंट्री में अग्निपथ स्कीम आई जिसमें ये बोला गया 4 साल तक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो जॉब करेगा और उसमें से फिर यहाँ पर 75% जो लोग हैं वो रिटायर हो जाएंगे, 25% लोगों को आगे फिर रिक्रूट किया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा। ये स्कीम यहाँ पर देखने को मिली। कोई पेंशन वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर, एक ऐसा सिस्टम है जिसके चलते यहाँ पर कई सारे लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट भी किया गया। हालांकि गवर्नमेंट ने काफी सारी बातें रखी गई कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, पर बहुत सारे लोग सहमत नहीं है। इवन कई सारे अपोजिशन मेंबर ने तो यहाँ पर ये बातें बोल दी कि देश के अंदर अगर आप लोग पॉलिटिशियन बनते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, यानी कि या तो आप लोग एमएलए बनते हो या फिर विधायक बनते हो, और आप लोग एक दिन के लिए भी अगर विधायक या फिर एमएलए बन जाते हो, मान लीजिए आज है, मान लीजिए जैसे कि आज देख सकते हैं आज है यहाँ पर 29 अगस्त, 29 अगस्त को आप लोग अगर विधायक बनते हो या फिर एमएलए या फिर सांसद, मतलब जो भी आप लोग बनते हो सांसद या फिर एक तरीके से आप लोग एक तरीके से विधायक, और 29 को बने और आप लोग यहाँ पर 29 के चलते फिर 30 को आप लोग अगर रिटायर हो जाते हो, यानी कि किसी रीजन की वजह से छोड़कर चले जाते हो, तो आप लोगों को ताउम्र पेंशन मिलने वाली है। यानी कि आप इस टाइम पर एक दिन के लिए यहाँ पर इंसान जो है एमएलए बना तो पूरी जिंदगी इस इंसान को पेंशन मिलेगी अब यहाँ पर। तो ये है हमारी कंट्री में पॉलिटिशियन का रवैया। पर लेकिन जो आर्मी का जवान जो अपनी जान देने के लिए सरहद पर तैयार रहते हैं यहाँ पर, उसके लिए यहाँ पर ये पेंशन की स्कीम को हटाने की कोशिश की जा रही है। तो कई सारे अपोजिशन के लीडर के द्वारा यहाँ पर ये तर्क दिया गया कि अगर इतना ही लग रहा है यहाँ पर कि दिक्कत हो रही है तो अपनी भी क्यों पेंशन आप लोग नहीं छोड़ देते। तो ये एक तर्क जो था मुझे एक वैलिड लगा, क्योंकि यहाँ पर आज की डेट में बात करें तो जरूरी है यहाँ पर कि वो ही बात आती है मुझे लाल बहादुर शास्त्री जी की याद, कि अगर अपने देश को कहना है कि आप लोगों को भूखा रहना है तो पहले अपने परिवार को भूखा रखना है, उसके बाद में बताना है कि हाँ सब भूखा रह सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा पॉइंट था, बाकी आप लोग की क्या राय इसमें, यस या फिर नो, आप लोग क्या बोलते हैं, सही है या फिर गलत है, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए हर चीज में कुछ कमियां खामियां होती है तो उसको इंप्रूव कर आगे बढ़ना चाहिए। बात की जा रही है यहाँ पर जो नेपाल है उसने बोल दिया कि आप लोग अग्निपथ स्कीम में गोरखा को आप लोग रिक्रूट नहीं करोगे,
यानी कि यहाँ पर नेपाल ने खुद बोला है कि गोरखा को रिक्रूट मत करो। आप लोग बोलोगे आर्मी के अंदर में नेपालीज भी रहते हैं क्या? जी हाँ, हमारी कंट्री में डिफेंस के अंदर में नेपालीज भी रहते हैं। इसके लिए एक प्रॉपर एग्रीमेंट साइन किया गया था हमारे देश में, नेपाल, इंडिया और ब्रिटेन का। ये 1947 में एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके चलते हमारे देश के अंदर में जो गोरखाज होते हैं, ठीक है, तो गोरखा रेजिमेंट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो नेपालीज जो डोमिसाइल के जो लोग हैं उनको भी इसके अंदर रिक्रूटमेंट किया जाता है। और ये ट्राईपार्टाई एग्रीमेंट है। ट्राईपार्टाई मतलब 3 पार्टी, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट, नेपाल गवर्नमेंट और ब्रिटेन उस टाइम पर थी। तो इनके बीच में यहाँ पर ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, जो कि अब तक कंटिन्यूअसली चला हुआ रहा है। यहाँ पर जैसे कि बोला गया यहाँ पर अभी कि नेपालीज जो हैं वो इसमें रिक्रूट नहीं किए जाएंगे, खुद नेपाल की गवर्नमेंट बोल रही है, क्योंकि 25% ओनली आगे चलेंगे, उसके बाद में पता नहीं कौन कहाँ जाएगा। तो इसके चलते दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो ये बातें आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। तो नेपाल के द्वारा क्लेम किया गया अग्निपथ स्कीम जो है वो इज नॉट ये कन्फर्मिटी विद द 1947 एग्रीमेंट में जो यहाँ पर एग्रीमेंट किया गया था। तो उसमें इसके बारे में कुछ ऐसा था नहीं कि ऐसा भी कुछ होगा, तो इसके चलते यहाँ पर इसको बिल्कुल मना किया गया यहाँ पर ये, ठीक है। तो इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो वहां पर भी आप लोग ये पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। एक बच्चा कहता कि सर ये वाली न्यूज कवर नहीं की। टेंशन मत लिया करो यार, कोई न्यूज नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। ये आप लोगों से ज्यादा टेंशन मुझे है इन चीजों की। तो आप लोग मेरे ऊपर इतना तो ट्रस्ट कर ही सकते हो, इतने लंबे समय से जुड़े हुए हो, कि न्यूज कोई नहीं छूटेगी। जो इंपॉर्टेंट है वो बिल्कुल नहीं छूटने वाली है, ठीक है। हो सकता है कि देर दुरुस्त आ जाए। इसी के साथ में आप लोगों ने कल देखा जो मैंने आर्टिकल डिस्कस किया गया था, सबसे स्टार्टिंग वाला जो वुमेन वाला आर्टिकल था वो, ठीक है। कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया सर कितना शानदार आर्टिकल ये था। वो शानदार इसलिए था क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें ऐसे बन सकता है आप लोगों का, खासकर उससे निमत बन सकता है आप लोगों का। तो वो इसीलिए मैंने इतने डिटेल में डिस्कस किया है, क्योंकि कल को चलकर कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो संडे वाली वीडियो को जो स्टार्टिंग वाला आर्टिकल था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस तरीके आर्टिकल को कट भी करके रख लेना अपना, पीडीएफ वगैरह जो भी आप लोगों को लगता है। बाकी अगर लेक्चर आप लोगों ने नहीं सुना तो लेक्चर को जरूर सुना करो, उसको मिस मत किया करो, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाते हैं ऐसे। दोस्तों ये एक ऐसा आर्टिकल है जो आप लोगों को हैरान कर देगा कि हम लोगों ने यार कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं कि ऐसी भी कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, और कई सारी चीज़ें तो इतने धड़ल्ले से इस्तेमाल हम लोग करते हैं कि हम लोग उनके कॉन्सिक्वेंसेस भूल जाते हैं कि क्या उनके परिणाम हो सकते हैं, वो कितने घातक परिणाम हो सकते हैं, वो भी हम लोग कभी माइंड में उसके बारे में विचार नहीं करते हैं। ऐसी ही एक चीज़ है यहाँ पर, बैटरी का जो वेस्ट निकलता है तो उसके मैनेजमेंट के बारे में बात की जा रही है। यानी कि जो बैटरी का जो कूड़ा बच जाता है बाद में, उसको कैसे लेकर चला जाए। आप लोग बोलोगे कि छोटी सी सेल होती है यार, ऐसा क्या कूड़ा बन गया उसका तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये कितनी छोटी सी सेल है। आप लोगों ने अक्सर ये सेल तो देखी होंगी, आप लोगों ने मोबाइल की बैटरी देखी होगी, अलग अलग आइटम में अलग अलग तरीके की बैटरी डाली जाती है। मैं ओनली यहाँ तक सीमित नहीं हूँ, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ यहाँ पर इन बैटरीज के बारे में भी। आप लोग देखो कि अगर आप लोग एक बार रोड पर निकलोगे कि कितनी सारी गाड़ियां आप लोगों को देखने को मिलती है, हर एक गाड़ी में बैटरी होती है। आप लोग घड़ी पहन रहे हो, उस घड़ी के अंदर आप लोगों को मैक्सिमम बैटरी देखने को मिलेगी। मोबाइल यूज कर रहे हो, उसके अंदर बैटरी है। लैपटॉप यूज कर रहे हो, उसके अंदर बैटरी है। घंटा घर में है, उसके अंदर बैटरी है। रिमोट है घर में एसी का या फिर टीवी का, उसके अंदर आप लोगों को बैटरी देखने को मिलेगी। यानी कि आप लोगों की जो बाइक्स चलती हैं उनके अंदर आप लोगों को बैटरी नजर आती है। तो इस तरीके से गांव में ट्रैक्टर आप लोग देखते हैं, उसके अंदर आप लोगों को बैटरी नजर आती है। यानी कि ये जो बैटरीज हैं एक बार जब बर्बाद हो जाती हैं तो इनके वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, तो ये एक काफी बड़ी समस्या बनी हुई है। इतनी बड़ी समस्या है कि इसके लिए अलग से रूल लाना पड़ गया, जिसको बोला गया कि बैटरी का जो वेस्ट बच जाता है उसको कैसे मैनेज करना है। तो 2022 के ये रूल लाए गए, तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और आगे आने वाले टाइम में तो यार और भी दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि हम लोग बैटरी से चलने वाली गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, डीजल और पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी खत्म कर रहे हैं। सोलर पैनल हम लोग घरों में लगा रहे हैं, उसके लिए बैटरी, घर में इन्वर्टर चल रहा है, वहां पर आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेंगे बैटरी। 1 या 2 बैटरी तो नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिल ही जाते हैं। तो ये इतनी बड़ी समस्या है कि यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके ऊपर बातें की जा रही है। तो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी घातक ये चीज होती जा रही है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो एक प्यारी सी जो इन्फॉर्मेशन है, आप लोग ये याद रखिएगा कि हमारी कंट्री में जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय, इसके द्वारा अभी हमारी कंट्री में बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल, यानी कि जो बैटरी के अपशिष्ट बचते हैं तो उसको कैसे मैनेज करना है ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यानी कि वातावरण को कुछ चीजें नुकसान ना पहुंचाए, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जा सके। तो ये पर्पज यहां पर है।
आप लोग अच्छा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ से पूछना चाहूंगा। आप लोगों ने देखा है कि जहां पर आप लोग नॉर्मली बैटरी लेने जाते हैं वहां पर कई सारे बैटरी के खाली खलते आप लोगों ने देखे होंगे रखे हुए, ऐसे नहीं खाली डब्बे से रखे रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा उनको तोड़ते भी हैं, कई बार उनके अंदर से गत्ते वत्ते से निकलते हैं, सेल से निकलती हैं। है कुछ आ रहा है कुछ याद? तो जब कोई बैटरी को डिसमेंटल किया जाता है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे वो बनती है, फिर डिसमेंटल करने के बाद भी उसके अंदर से क्या क्या चीजें निकलती है, उनको रिसाइकल करना काफी ज्यादा जरूरी है। और मैं एक कॉमन बैटरी के बारे में बात करता हूं जिसको बोलते हैं लिथियम आयन बैटरी। तो यहां पर ये जो लिथियम आयन बैटरी है, जब आप लोग इसको डिसमेंटल करते हैं फिर इसको बनाते हैं तो इसके अंदर कॉपर, एल्यूमिनियम और इसी के साथ में यहाँ पर ब्लैक मास आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि काला काला सा बरूदा सा जो आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है। ये सारी बैटरी जो होती है इस तरीके के सिस्टम से मिलकर बनी होती है। जब भी कोई हमारा इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो खराब होता है तो इन बैटरी को हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। और ये तो मैंने एक तरीके की बैटरी आप लोगों को बता दी। यहाँ पर सिंगल यूज बैटरी आप लोग कई सारी देखने को मिलेगी जिसको एक बार यूज किया और फेंक दिया, जैसे कि घड़ी की सेल, आप लोग उसको रिचार्ज तो करते नहीं नॉर्मली, रिचार्जेबल बैटरी देखने को मिलेगी। इसी के साथ में लेड एसिड की बैटरी आप लोगों को देखने को मिलेगी, बटन सेल बैटरी यहाँ पर बात की जा रही है, और भी कई सारी जो ई बाइक्स की बैटरी यहाँ पर नजर आती है, ग्रिड स्केल बैटरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये बैटरी की समस्या इतनी बड़ी हो चुकी है कि ये इन्वायरमेंट को बैठा देगी अगर इसके ऊपर फोकस नहीं दिया गया। तो इसीलिए यहां पर इसको ढंग से टैकल करने की कोशिश की जा रही है। अब जब मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि ढंग से टैकल करना है तो इसका मतलब बेसिकली क्या होता है? आप लोग सोच के चलो कि आप लोग के घर में एक इन्वर्टर लगा हुआ है। किस किस के घर में इन्वर्टर है बताइए जरा। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा इन्वर्टर के अंदर 2 बैटरी तो नॉर्मली यूज हो जाता है अगर ठीक ठाक चीजें लगानी है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि इसको रिसाइकल करना है तो एक पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू यहां पर होकर गुजरना पड़ेगा। तो उसी सिस्टम के बारे में मैं अभी आप लोगों से बात करूंगा, ठीक है। तो ये जो रूल है सबसे पहले तो हमारी कंट्री के, ये कोई भी किसी भी तरीके की अगर बैटरी है, यानी कि ऑल टाइप ऑफ बैटरीज इनके द्वारा कवर की जा रही है। इलेक्ट्रिक बैटरी, पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमेटिक बैटरी, इंडस्ट्रियल बैटरी, मतलब कोई भी बैटरी, ठीक है। तो सारी बैटरी जो है इसके अंदर कवर की जा रही है। और इसका बेसिक पर्पज क्या है ये पॉलिसी लाने का, वो काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिक पर्पज इसका पॉलिसी लाने का ये है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या इसका? यानी कि मान लीजिए मैं आज की डेट में अपने घर पर बैठकर कोई अगर बैटरी बना रहा हूं तो यानी कि मेरी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कल को चलकर अगर उसका वेस्ट बचेगा, उसका कचरा बचेगा तो मुझे ही उसको टैकल करना है। जैसे कि आज की डेट में आप लोग कोई सामान खरीद कर लेकर आते हैं बाहर से तो पॉलिथीन में आप लोगों को सामान दिया जाता है। तो पॉलिथीन अगर मार्केट में आ गई है तो जिस कंपनी की वो पॉलिथीन है, जिस कंपनी के द्वारा वो पैकेट बनाया गया है, वही कंपनी उसको मार्केट में से वापस भी लेगी। इसको कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो प्रोड्यूस कर रहा है उसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई साहब इसको वापस भी तुमको मार्केट में से लेना है। तो ये इसके लिए एक पर्टिकुलर एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया जा रहा है हमारे देश में, जिसके चलते यहां पर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि कैसे आप लोग इनको रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल करने का मतलब क्या होता है कि यानी कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, आप लोगों ने उसको यूज कर लिया तो फिर से वो उसी सिस्टम में वापस पहुंचना चाहिए, ठीक है। जैसे पानी है, पानी गंदा हो गया तो फिर से उसको साफ कर सिस्टम में उसको लेकर आना है, तो ये रिसाइकलिंग हो जाती है। तो इस तरीके से सारी बैटरी वगैरह जो ये है इनको जितना ज्यादा रिसाइकिल करेंगे उतना ही ये मार्केट में आप लोगों को बाहर पड़ी हुई नहीं मिलेंगी, उतना ही ज्यादा हमारे और इन्वायरमेंट की सेहत के लिए ये अच्छी बात होगी। तो रिसाइकिल करना भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है और इसी का फोकस रहेगा यहाँ पर जो भी इंडस्ट्री है या फिर जो भी बिजनेसमैन है, या तो वो इसको रिसाइकिल करे या फिर इसको रिफर्बिश्ड करे, यानी कि फिर से इसको अपग्रेड करके मार्केट में बेचें। पर लेकिन ऐसा का ऐसा ही ये सामान जो है वो वैसे मार्केट में पड़ा नहीं रहना चाहिए जैसा का जैसा इन्वायरमेंट में पड़ा रहे। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह कि इनका आप लोग को इलाज करना पड़ेगा। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी का बेसिक पर्पज यहाँ पर यही है कि इन्वायरमेंट में कम से कम ये इस तरीके फालतू के प्रोडक्ट जो है वो देखने को मिले, इनको इन्वायरमेंट में से निकाला जाए। ये काफी ज्यादा जरूरी है और प्रोड्यूसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डाल दी है। तो जो भी न्यू इंडस्ट्री है उनको ये फोकस दिया जा रहा है, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में जब हम लोग यहाँ पर गाड़ी चलाएं बैटरी वाली, ऑटो चलाए बैटरी वाली, बड़े बड़े जो भी व्हीकल है बैटरी के चलाए, ट्रैक्टर भी बैटरी के चलाए, तो उनमें यहाँ पर ये जब भी कोई वेस्ट निकले तो वो इतना ज्यादा मार्केट में पड़ा ना रहे। तो उसके चलते यहाँ पर ये पूरा फोकस किया जा रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पर अगर देखें सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि कलेक्शन करके उसका लेकर जाना है। बैटरी अगर कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिए तो उसका कलेक्शन करना है, उसको रिसाइकिल करना है, ठीक है। कैसे उसमें से एसिड निकालना है, स्क्रैप प्लास्टिक अलग निकालनी है, सेकेंडरी जो लेड अलॉय है उनको अलग निकालना है, फिर प्लास्टिक आ गई तो प्लास्टिक को कैसे रिसाइकिल करना है, नई बैटरी बनानी है उसमें रिसाइकिल करना है, एसिड जो उसमें आ रहा है एसिड को कैसे रिसाइकिल करना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा उसके अंदर एसिड भी रहता है,
हालांकि आज की डेट में आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि एसी में से अगर पानी निकलता है तो एसी का पानी उसमें डाल देना चाहिए, वो भी एक अच्छा काम करता है। आप लोगों ने देखी है ना ये चीजें, कई बार सुनी होंगी। तो यहाँ पर जो भी डीलर है, जो भी रिटेलर है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी कि जो इस पर्टिकुलर एरिया में काम करता है, वो यहाँ पर इसके ऊपर फोकस करेगा ताकि इसको आसानी से रिसाइकल किया जा सके। इसके लिए क्या रहेगा, इसके लिए ऑनलाइन एक पोर्टल क्रिएट किया जा रहा है जिसमें वहां पर आसानी से आकर यहां पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ऑडिट किया जाएगा कितना आप लोगों ने मार्केट में से उठाया है या फिर आप लोग वैसे ही काम कर रहे हो। जैसे मैं नहीं डेली बोलता हूं आप लोगों को कि आप लोग कितने घंटे पढ़े हैं, मैं आप लोगों का ऑडिट करता हूं डेली कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कितने घंटे पढ़े हैं। और कोशिश ये करो कि यार अगर आप लोग सोचो अगर एक दिन में ओनली 5 मिनट भी एक्स्ट्रा बैठना स्टार्ट कर दोगे ना, 2 दिन में आप लोग की 10 मिनट हो जाएंगी, 3 दिन में आप लोग की 15 मिनट हो जाएंगी, 4 दिन में आप लोग की 20 मिनट हो जाएंगी, 5 दिन में आप लोग की 25 मिनट हो जाएगी और 6 दिन में आप लोग की 30 मिनट हो जाएंगी। यानी कि एक हफ्ते में आप लोगों ने आधा घंटा यानी कि 30 मिनट अपनी पावर बढ़ा ली। सोचो 2 हफ्ते में आप लोगों ने उसको 15 दिन में 1 घंटा आप लोगों ने बढ़ा लिया। ठीक है, इसका मतलब है कि एक महीने अगर आप लोग रेगुलर इस तरीके से 5-5 मिनट बढ़ाते रहेंगे तो एक महीने में 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना स्टार्ट कर देंगे आप लोग। तो ये होती है छोटे छोटे प्यारे प्यारे से स्टेप्स की कीमत जो आप लोग यहां पर समझोगे। तो यही बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि ऑडिट करें कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है ताकि पोल्यूशन जो है वो मार्केट में ना फैले, इन्वायरमेंट यहां पर बना रहे। और इसके लिए फंड प्रॉपर दिया जाएगा कि यहां पर इन्वायरमेंट में से इस चीजों को कैसे यहां पर वापस निकाल कर लेकर आना है। तो ये पूरा सिस्टम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो भी सारी कहानी मैं आप लोगों को सुना रहा हूं वो सारी की सारी कहानी आप लोगों को पीपीटी में देखने को मिल जाती है कि किस तरीके से सारी तरीके की बैटरी कवर की जा रही है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में क्या क्या चीजें यहां पर कि जो मटेरियल है उसको रिसाइकिल करना है, रिपोर्ट करना है, ऑडिट करना है, पोल्यूशन से बताना है और फंड को यूटिलाइज करना है। अब एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर क्या है, वो है बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन यहां पर ये क्या काम करता है, ये बात करता है कि कैसे ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट आप लोग रोक सकते हैं, हजार्ड्स जो वेस्ट होता है या फिर उनका जो डिस्पोजल होता है। मैं यहां पर आप लोगों को एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा जो कि हालांकि काफी इंसल्ट करने वाला भी है। इंसल्ट करने वाला मतलब जो अमीर कंट्री है ना, जैसे यूएसए हो गया, ठीक है, जापान हो गया या फिर जैसे साउथ कोरिया हो गया या फिर कोई भी यूरोपियन कंट्री आप लोग ले लो, फ्रांस, जर्मनी, यूके, ये क्या करते हैं, ये किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर लेते हैं। जब इनको लगता है कि अब ये प्रोडक्ट जो है तुमने जितना इस्तेमाल कर लिया बस इसकी कहानी खत्म हो चुकी है, तो फिर ये किसी भी गरीब देश को पकड़ा देते हैं। पहले हम भी एक ऐसी देश थे यहाँ पर जो कि इनका कूड़ा करकट लिया करते थे अपने देश में, जैसे इनके पुराने यूज किए न्यूज़पेपर हो गए, इनके यहाँ पर जो भी पुराने इंस्ट्रूमेंट हो गए, ठीक है, तो वो अक्सर ये क्या करते थे, ये दूसरे गरीब देशों को बेच देते थे। हालांकि अब हम लोग आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं, अब हमको ये सारी बेइज्जती सहने की जरूरत नहीं है। पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में आज की डेट में भी बहुत सारे देश आप लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जो इन चीजों के लिए हाथ पसारे बैठे हैं, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक काफी गरीब कॉन्टिनेंट आप लोग बोल सकते हैं, पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, पर लेकिन उस हिसाब से यहाँ पर ये अपना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की डेट में भी वहां पर चीज देखने को मिलेगी। तो ये जो पर्टिकुलर ये बेसल कन्वेंशन है, ये इसी चीज को बोलता है कि ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट अगर आप लोग कर रहे हैं, यानी कि आप लोग यहाँ पर फालतू की वेस्ट पड़ी हुई है बैटरी, और आप लोग क्या करें, उन बैटरीज को ले जाके दूसरे देश में बांटना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो बेसल कन्वेंशन इस तरीके के जो वेस्ट है यहाँ पर कवर करता है, जो भी यहाँ पर इस तरीका ये इंपैक्ट डालते हैं, तो इन सबको यहाँ पर ये बोलता है कि ट्रांस बाउंड्री नहीं जाना है, अपने ही देश में आप लोगों को इनको डिस्पोज करना है। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखना चाहते हैं बेसल कहां पर है, तो ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। कहां पर है, किस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर में है, तो ये है स्विट्जरलैंड के अंदर में। तो बेसल कन्वेंशन के बारे में आप लोग छोटी सी बात याद रखिएगा। एक तो जो बेसल कन्वेंशन है ये 1992 में यहाँ पर बेसिकली पिक्चर में आया था, यानी कि 1992 में पिक्चर बेसिकली 1992 में इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन इसका किया गया था। अगर मोटे मोटे तौर पर कुछ बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं इसके बारे में, तो साइन किया गया था ये 1989 में, ठीक है। तो 1989 में इसको साइन किया गया और इसी के साथ में फिर 1992 में यहाँ पर क्या हुआ, ये इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया गया। और बेसल जो है वो आप लोगों को स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलेगा। ये रोकता है कि कोई भी हजार्ड्स यानी कि कोई भी खतरनाक ऐसा कोई एक केमिकल वगैरह एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो इसमें टोटल मिलाकर 27 स्पेसिफिक कैटेगरी आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलती है वेस्ट की, ठीक है। तो ये बातें बताई जा रही है जो भी यहाँ पर कैटेगराइज वेस्ट किया जाता है, ठीक है। और इसी के साथ में अलग स्ट्रीम्स हैं, मतलब कुछ डिवीजन यहाँ पर देखने को मिलता है, पर किस पर्टिकुलर पर्पज से इतना आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में जरूर याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आप लोगों से क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आने वाले टाइम में जो यहां पर अगर बात करें, ये बोला गया है कि इंडिया की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, यानी कि जो कार बनाने वाला उद्योग है यहां पर, वो वर्ल्ड में 5th आज की डेट में देखने को मिलता है, लार्जेस्ट है। और एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि 2030 तक का हम लोग यहां पर तीसरे नंबर पर आ जाएंगे।
तो जितनी ज़्यादा गाड़ी हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिलेगी उतनी ही बैटरी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इंडियन एनर्जी स्टोरेज अलायंस जो है उसके द्वारा इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के द्वारा मिलकर यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि कैसे यहाँ पर चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करके चलना है, ताकि इस तरीके की कोई भी यहाँ पर चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान न पहुंचा सके। क्योंकि एक ऐसी चीज है, जैसे मैंने अभी बताया, यहाँ पर इस एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि CAGR जो है वो लगभग 36 होगा। इसका मतलब क्या होता है? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, यानी कि जो ग्रोथ इसमें आने वाला है एनुअल, तो कंपाउंड अगर देखें तो 36% होगा। अभी हम लोग फास्टर एडेप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आएंगे और हाइब्रिड व्हीकल भी आएंगे, जो कि डीजल पेट्रोल से भी चलेंगे और इलेक्ट्रिसिटी से भी चलेंगे। उसके लिए फेम स्कीम हम लोग अभी लेकर आए। अभी हमारी कंट्री में PLI लाई, यानी कि प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव, यानी कि आप लोग अगर सेल बैटरी वगैरह बनाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट भी आप लोगों को सपोर्ट यहां पर करेगी। इसी के चलते यहां पर बैटरी जो स्वैपिंग पॉलिसी यहां पर लाई जा रही है। तो बहुत ही बड़ा ये एक ऐसा एरिया रहने वाला है, इसमें काम किया जाएगा अच्छे से, तो ही हम लोग इन चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। और गवर्नमेंट भी ये चीज समझ चुकी है। जैसे पॉलिथीन आया था ना जब स्टार्टिंग में, तो लोगों ने पॉलिथीन को दबाकर इस्तेमाल किया, ठीक है। किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि पॉलिथीन इतना नुकसानदेह हो सकता है। उस टाइम पर तो ये बोला गया था कि पेड़ कट रहे हैं, कागज से पेड़ बनाए जा रहे हैं, नहीं सॉरी, पेड़ से कागज बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो पेड़ से कागज बनाए जा रहे हैं, तो इतने सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, तो पर लेकिन उसको रोकने के लिए पॉलिथीन आ गया। भाई साहब ऐसी चीज है जो पानी से गलती नहीं है, आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से सोने पे सुहागा उसको बोला गया था उस टाइम पर लेकिन हम लोगों ने क्या किया उसके साथ में, तो वो आप लोग देखते हैं। उसी पॉलिथीन को अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में बैन करने की मुहिम चल रही है यहाँ पर। तो कोई भी चीज जो होती है एक हद तक ही सही रहती है, वरना फिर वो नुकसान पहुंचा देती है। तो इन्वायरमेंट को थ्रेट पहुंचाती है। एक तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि कैसे हम लोग इसको टैकल करेंगे, ठीक है। लैंड फिल करना है तो कब तक टिकेगी? हजार्स एलिमेंट निकलते हैं, जैसे लिथियम, निकल, कोबाल्ट, ठीक है। ये फिर पानी में जाकर मिलते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा पानी ऐसा हो जाता है कि वो कैंसर फैलाने लगता है, ठीक है। लेड यानी कि शीशे का जो पोल्यूशन निकलता है, इसकी लेड माइनिंग, ये सिर्फ मैसिव वाटर पोल्यूशन आप लोगों को यहाँ पर इंपैक्ट करता है नजर आएगा। पानी, इसी के साथ में ये एयर पोल्यूशन पर भी इंपैक्ट डालता है। हाई अमाउंट ऑफ लिथियम आयन निकल कर आते हैं, वो इसी के साथ में टॉक्सिक केमिकल जो निकल कर आएंगे वो। तो ये सारी चीजें कहाँ आएंगी? सारी की सारी इन्वायरमेंट में ही आएगी ना। ये ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ पर हमारे पास में कोई इसके कीड़े हैं या फिर इसके लिए हम लोगों ने जानवर रख रखे कि सारी बैटरी डाल दो उनके सामने और चारे की तरह खा जाएंगे। ऐसे थोड़ी ना है, यहीं पड़ी रहेंगी सारी इन्वायरमेंट में, यहीं पर ही चीजें खराब करेंगी। पता चला जहां पर हम लोग आज के डेट में खाना पका रहे हैं, जहां पर अपना खाना उगा रहे हैं, कल को चलकर वहां पर आने वाली जनरेशन को नीचे जो है दुनिया भर का वहां पर लेड बैटरी का जो है बेसिकली वहां पर बरूदा, ये सब चीजें देखने को मिले, तो यानी कि आने वाली जनरेशन के लिए काफी ज्यादा खतरनाक चीजें हो जाए। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए यहाँ पर ये पूरा प्लान है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यार ये, इसीलिए काफी डिटेल में PIB के द्वारा भी कवर किया गया। और ये एक ऐसी चीज है इसके ऊपर आने वाले टाइम में आप लोगों को अलग अलग एडिटोरियल भी देखने को मिल सकते हैं, तो इसीलिए बिल्कुल डिटेल में कवर करा दिया। इसके ऊपर आंसर राइटिंग में भी आ जाए तो प्रॉपर हाइलाइट्स क्या क्या है, इसी के साथ में क्यों हमारे देश में लेकर आ रहे हैं, वो सारे नोट्स भी आप लोगों को प्रॉपर प्रोवाइड करा दिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन यहां पर पूछा गया, हालांकि ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है पर लेकिन बैटरी से क्वेश्चन पूछा गया, ड्राई सेल बैटरी विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ऐसा क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया। में से जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स अगर मैं आप लोगों को नॉर्मली अपनी बॉडी के मामले में बताऊं ना, हमारी बॉडी के अंदर भी हमारा जो ब्लड होता है या फिर दूसरा जो फ्लूइड होता है जो कैरी करता है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, इनको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है। इसी के साथ में कोई भी ऐसी चीज जो चार्ज को लेकर चलती है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला गया कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स है जो कि बैटरी के अंदर यूज किए जाते हैं। तो इसका आंसर सही क्या है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। तो आंसर यहां पर आप लोगों को ए सही देखने को मिलेगा। यानी कि यहां से ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि यूपीएससी यहां से क्वेश्चन नहीं पूछ रही है। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, और इसका तो आंसर आप लोग यहां पर दे भी सकते हैं। ये पूछा गया था यहां पर इंडिया की जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंट्रोड्यूस की गई यहां पर एज ए फीचर के तौर पर यहां पर। तो यहां पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जा रही है, या फिर रिसाइकल प्लास्टिक ये मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है, या ई वेस्ट मैनेजमेंट की यहां पर बात की जा रही है, कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो 2011 में यहां पर ई वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में यहां पर बात की गई थी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए यहां पर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में एग्जाम में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे देश में जो लाई गई कि जो प्रोड्यूसर कोई प्लास्टिक को प्रोड्यूस यानी कि बना रहे हैं, उन्हीं की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यहाँ पर बेगारी को साफ करे। यानी कि मम्मी वाली बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। मम्मी मतलब यानी कि हमारी मम्मी घरों में खाना बनाती है, हमको खाना
खाना खिलाती है, खाना खिलाने के बाद में सारे बर्तन वगैरह जो है, झाड़ू पोछा जो है, हमारे कपड़े सारे वही साफ करेंगे। तो ये सेट सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है। मम्मी घर में, सिस्टर या फिर कोई भी, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यानी कि घर में कोई भी जो इस तरीके से काम करते हैं नजर आते हैं, यानी कि उन्हीं ने प्रोड्यूस किया खाना, फिर बाद में बर्तन भी वही कर रहे हैं। तो ऐसे आप लोग नॉर्मली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, तो बड़ा ही एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किया गया, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज या फिर आर कवर्ड अंडर द बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल। कौन सा कवर किया जाता है? पहला बोला गया इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी, दूसरा बोला गया पोर्टेबल बैटरी, तीसरा बोला गया ऑटोमेटिव बैटरी। मैंने बोला अभी क्या बताया मैंने कि सारी की सारी बैटरी इसके अंदर कवर की जा रही है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर डी हो गया। तो इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से अब आप लोगों को ये टॉपिक कवर हो गया क्वेश्चन के साथ में। तो इस तरीके से टॉपिक को कवर करो कि क्वेश्चन भी आप लोग के तैयार हो जाए एग्जाम में, ठीक है। तो बड़ा ही प्यारा सा ये डिस्कशन था। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। फीडबैक जरूर दिया करो यार, जैसा भी आप लोगों को लगता है लेक्चर अच्छा बुरा, मुझे नहीं देना है फीडबैक, यूट्यूब को देना है, ताकि यूट्यूब को पता चलता रहे कि लेक्चर अच्छा है, ठीक है। तो उसको इनएप्रोप्रिएट न बताए तो लाइक डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं, या फिर कमेंट जो भी सुटेबल लगे, ठीक है। ये एक ऐसा आर्टिकल है जो कि आगे भी आप लोग कई बार न्यूज़ में देखने को मिलेगा। हालांकि इसके बारे में एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दिया था, पर लेकिन आज जो है मैं कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों के यहाँ पर करवाऊंगा अटेम्प्ट, जो कि यूपीएससी के द्वारा भी यहाँ पर पूछे गए इस पर्टिकुलर टॉपिक से, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्यों न्यूज़ में, क्योंकि नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं हमारे देश में, जो कि 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जिनका नाम है यूयू ललित। तो यूयू ललित जी जो है हमारे 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर इनके द्वारा ओथ ली गई, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर इनको ओथ दिलाते हैं। अभी यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, जिससे अक्सर क्वेश्चन भी बनते हैं, अगर हमारी कंट्री के अंदर कोई भी केस आ रहा है, जैसे कि अगर आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाएगी इस केस को देखने के लिए, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारी कंट्री में एक संविधान के मैटर को देखने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाएगी, वो यहाँ पर पावर होती है हमारी कंट्री में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में, ठीक है। और ये कई सारे मैटर पर बन सकती है, जैसे प्रेसिडेंट को लगे कि प्रेसिडेंट बोले कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आई लव यू मतलब 143, ठीक है। वो बोले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नहीं यार मेरी ऑलरेडी वाइफ है। मतलब कहने का ये कि एक तरीके से जब कोई सलाह मांगता है तो यहाँ पर याद रखने के लिए आप लोग बोल सकते हैं आई लव यू 143। तो यहाँ पर एक तरीके से पब्लिक इंपॉर्टेंस का अगर कोई मैटर है, यानी कि कोई भी ऐसा मुद्दा जो कि जनता के फायदे के लिए है, ऐसे मुद्दे के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट को ही सलाह मानता है, तो वो यहाँ पर सलाह देंगे। इसके लिए बेंच भी बनाई जा सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती है जो संविधान से रिलेटेड मैटर को देखती है। संविधान के इंटरप्रिटेशन यानी कि उसकी व्याख्या करने की भी जब बात की जाए, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो आप लोगों को काम करती ही नजर आती है। इसमें मिनिमम 5 जज होने चाहिए, यानी कि संविधान की बेंच में मिनिमम 5 जज होने चाहिए। और ये पावर जो मिलती है इसको क्रिएट करने की, वो आर्टिकल 145 के तहत यहाँ पर एटलीस्ट 5 जो जज होंगे वो रहेंगे यहाँ पर इसको मैटर को देखने के लिए। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में यहाँ पर पावर होती है संवैधानिक बेंच को बनाने के लिए। तो वैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम क्या बताया था कि हमारी कंट्री में 34 हो गए हैं आज की डेट में जो टोटल जज हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, ठीक है। 1950 में 8 थे और आज की डेट में 34 हो गए हैं। तो सारी बातें मैंने बताई थी। अभी एक्स्ट्रा ऐसे आर्टिकल हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं अगर पुराने पेपर उठाकर देखोगे। अभी फिलहाल जो चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा क्या बातें बोली गई, उनके द्वारा बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई जाएगी, जिसके बारे में मैंने बताया ना कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई जाएगी एडहोक बेसिस, मतलब टेम्परेरी बेसिस पर, जब भी जरूरत होगी तो इनको यहां पर बनाया जाएगा, ताकि जो इतने सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं 71,000, ये यहां पर इनका सोल्यूशन निकाला जा सके। यहां पर 2017 में यहां पर ये 55,000 थे, अब 71,000 हो गए हैं। तो ये काफी बड़ा बर्डन पड़ता हुआ जा रहा है कोर्ट के ऊपर में। तो इसके चलते यहां पर डिले को अवॉइड किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा यहां पर चीजों को ध्यान दिया जाएगा, और इसी के साथ में अर्जेंट बेसिस पर भी चीजों को लेकर चला जाएगा। ये यहां पर फोकस रहेगा हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। तो एक काफी एक अच्छा तरीका आप लोग यहां पर बोल सकते हैं काम को करने का, ताकि इस तरीके के मैटर को जल्दी से जल्दी सुलझाया जा सके। ये जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर आर्टिकल बताए हैं, आर्टिकल 143 तो याद रखिएगा, यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो एक तरीके से ओपिनियन लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो यहाँ पर आर्टिकल 143 आता है। आर्टिकल 145 में पावर रहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनानी है यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। एक और आर्टिकल आप लोगों को याद रखना है, वो है आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 हमारे संविधान के अंदर में वो पावर देता है कि यहाँ पर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जजों को अपॉइंट करना है। तो यानी कि संविधान के अंदर ऑलरेडी एक आर्टिकल मेंशन है।
जब भी संविधान के अंदर में किसी चीज के बारे में मेंशन होता है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि ये एक संवैधानिक चीज है, यानी कि जब संविधान में कुछ लिखा गया किसी चीज के बारे में तो वो एक संवैधानिक चीज हो जाती है। तो ये हो गई बेसिक चीज जो कि आप लोग कंफ्यूज न करें, इसीलिए आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैंने अभी बोला कि आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा जो कि यूपीएससी में पूछा गया, और एक ताजा ताजा क्वेश्चन पूछा गया, ज्यादा बासी नहीं हुआ है, अभी ताजा ताजा नहीं, ताजी ताजी रोटी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर ये 2021 में पूछा गया। इसमें क्या बातें बोली गई है? आप लोगों को पता है कि अंग्रेजों के द्वारा लगभग 200 साल तक हमारे ऊपर रूल किया गया। तो 200 साल तक रूल किया गया, तो उनके जैसा ही सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं। चाहे हमारी पार्लियामेंट के बारे में बात कर लिए, चाहे कोई भी सिस्टम है, तो वहां की झलक देखने को मिलेगी। तो बोला गया यहाँ पर इसी के बारे में कि वी अडॉप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, यानी कि ब्रिटेन का जो मॉडल था उसके बेस पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पर किंतु परंतु अपितु बल्कि, यानी कि फिर भी हम लोग क्या है, डिफरेंट है वहां पर उनके मॉडल से। यानी कि देखने में तो ये इंसान जो है यहाँ पर एक तरीके से अपने घर वालों जैसा लग रहा है, पर लेकिन फिर भी इसका नेचर अपने घर वालों से डिफरेंट है। ऐसा नहीं देखते हैं आप लोग कई बार, ठीक है। तो वही बात है। अगर बात करूं ब्रिटेन की पार्लियामेंट के बारे में, तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट भाई साहब बाप है सबकी, मतलब सुप्रीम है, सोवरन जो है, इतनी ताकतवर है कि जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा अगर ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कोई बात एक बार को बोल दी गई। पर लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारी पार्लियामेंट में क्या है, पावर ऑफ द पार्लियामेंट इंडिया के अंदर में यहाँ पर वो लिमिटेड है। आप लोग बोलोगे कहाँ लिमिटेड है यार, सारे पॉलिटिशियन कुछ भी तो कर देते हैं जो उनके मन में आता है। ऐसे नहीं है। हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट है वो लिमिटेड है विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के हिसाब से हमारी कंट्री की पार्लियामेंट बेसिकली काम करती है। संविधान के दायरे से बाहर जाकर पार्लियामेंटेरियन जो है वो काम नहीं कर सकते। आप लोगों ने चीजें अक्सर देखी होंगी। तो संविधान ने बांध रखा है, जबकि वहां पर पार्लियामेंट जो है ब्रिटेन की वो संविधान से भी ऊपर है। हमारी कंट्री में सोवरेनिटी जो है वो हमारे संविधान की, आप लोग बोल सकते हैं हमारा संविधान सबसे ऊपर है। और संविधान में क्या बोला गया कि हमारे लोग सबसे ऊपर हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे यहां लोगों की ज्यादा चलती है, कहने के लिए, रियलिटी में तो आप लोग सब जानते ही हैं, ठीक है। तो अगर बात करें यहां पर सारी चीजें जो भी हैं वहां पर ब्रिटेन के अंदर में पावर, और हमारी कंट्री में याद रखिएगा कि इंडिया के अंदर नो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, हमारी कंट्री में पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी नहीं है यहां पर अगर बात करें, ठीक है। तो यहां पर पार्लियामेंट रेदर देन हमारी कंट्री में संविधान की आप लोगों को देखने को मिलेगी संप्रभुता, यानी कि सोवरेनिटी संविधान की है, और संविधान लिमिट करता है पार्लियामेंट को। तो पहली स्टेटमेंट हो गई करेक्ट। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया है इन द मैटर ऑफ रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई भी मैटर यहां पर संविधान से रिलेटेड कोई ऐसा अधिनियम होता है संशोधन का जिसमें अगर कोई बातें देखी जाए तो वो देखा जाता है कि संविधान के हिसाब से है या फिर नहीं है। अगर संविधान के हिसाब से है या फिर नहीं है तो उसको चेक करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाती है कि देखो भाई साहब चेक करो कि संविधान के हिसाब से जा रहे हैं हमारे जो नेताजी या फिर इधर उधर भटक गए हैं, तो वो उसको चेक करेंगे, तब जाकर उसको फिर पूरा आगे देखा जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा NJAC, इसको बोलते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी कि हमारे देश में एक ऐसा कानून लाया गया था NJAC। बताइएगा कौन सा संविधान में संशोधन करके लाया गया था, बताइएगा, देखता हूं किस किस को याद है, कईयों बार पढ़ा चुका हूं। NJAC जब संविधान में संशोधन करके लाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि ये हमारी जो पावर है, एक तरीके से हमारी जो पावर है सेपरेशन की, ये वो एक तो वो, और हमारी इंडिपेंडेंसी को ये हनन कर रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बैठने की कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिशियन नेता लोग। तो उन्होंने इसको नल एंड वॉइड करार दे दिया था। इसीलिए आज की डेट में भी कोलिजियम सिस्टम फॉलो किया जाता है अपॉइंटमेंट करने के लिए जो भी हमारी कंट्री में जजेस होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, तो इसीलिए है यहां से। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये यहां पर पावर है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसकी बनाने की, और यहां पर ये चीजों को देखती है। तो आंसर क्या हो गया, दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, आंसर यहां पर सी हो गया, ठीक है। अब की बार क्वेश्चन जो देखे ना आप लोगों ने, थोड़े से एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे यहाँ पर जो कि आप लोगों को थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करते थे, पर लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी तो उनके आंसर देखकर आप लोग निकल जाओगे। ये चीज हमेशा रहता है, इसीलिए कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करने हैं अगर एग्जाम आप लोग निकालना चाहते हो तो। एक और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर पूछा गया 2021 में, ये भी थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोनों स्टेटमेंट को जब आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो आप लोगों को यहां पर समझ में आएगा। एक छोटी सी बात यार यहां पर बोलना चाहूंगा,
कोशिश ये करो आप लोग हिंदी मीडियम के भी हो भले ही, पर कोशिश करो थोड़ी सी इंग्लिश भी आप लोग अंडरस्टैंड कर सको, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे आप लोगों को इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, हिंदी में देखने को मिलेंगे कि जो प्योर हिंदी होती है, नॉर्मल भाषा में आप लोगों को नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, जिस तो आप लोग उन शब्दों को अगर इंग्लिश में थोड़ा जान पाओगे, ठीक है, कि रिव्यू करना है, यहाँ पर आप लोग नॉर्मली सुन लेते हैं कि रिव्यू करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है पुनर्विलोकन। ठीक है, तो कई बार आप लोग को ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे कि आप लोगों को लगेगा यार हिंदी से अच्छी तो इंग्लिश ही लग रही है। तो इसलिए आप लोगों को इतना अपने ऊपर कमांड होनी चाहिए कि हिंदी और इंग्लिश में कम से कम रीडिंग में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, बोलना एक अलग बात है, पर एटलीस्ट रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को आनी चाहिए। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, बहुत फायदा पहुंचाएगा लाइफ में आगे तक का। ओके, पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर जुडिशरी के बारे में बोला गया ए रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि कोई जज अगर सुप्रीम कोर्ट में रिटायर हो जाता है तो उसको वापस बुलाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, अगर वो प्रेसिडेंट से पहले से ही परमिशन ले ले। एक तो ये स्टेटमेंट हो गई। दूसरा, हाई कोर्ट जो है हमारे देश के अंदर में, वो अपने ही मैटर को रिव्यू कर सकता है अगर उसको लगा कुछ गलत मैटर दे दिया है सुप्रीम कोर्ट की तरीके से। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ और डी में बोला गया नाइदर। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी, आप लोग बताइए, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा। यहां पर हमारी कंट्री के अंदर जब आप लोग जाएंगे आर्टिकल 128 यानी कि 128 आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये बोला गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो किसी भी टाइम यहां पर प्रेसिडेंट से पहले से ही परमिशन लेकर ये बोल सकता है कि यार जुडिशरी की जरूरत है और बढ़ाने की थोड़ा सा, तो यहां पर रिक्वेस्ट कर सकता है कि किसी भी जज को लेकर आने के लिए। ठीक है, तो यहां पर रिटायर्ड जज को भी वापस लेकर आया जा सकता है, प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों? सारे काम हमारे देश में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 128 आप लोग यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आप लोगों के लिए 2 आर्टिकल में बोलूंगा यहां पर, आर्टिकल 137 एक आर्टिकल और आर्टिकल 226। ठीक है, ये दूसरा आर्टिकल हो गया। ये दोनों आर्टिकल जो है, आर्टिकल 137 तो यहां पर बात करता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में और आर्टिकल 226 यहां पर बात करता है हाई कोर्ट के बारे में। ये अलग अलग आर्टिकल है पर दोनों को पावर देते हैं, क्योंकि दोनों कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, जो कि यहां पर ये बात करते हैं कि अगर हमने कोई डिसीजन दे दिया है तो हमारा अधिकार है, हम लोग अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं कि हमारा डिसीजन सही है या फिर गलत है। ऐसा नहीं कि पत्थर की लकीर हो गया, गलतियां होती हैं इंसान से और ये संविधान निर्माता भी जानते थे। इसलिए उन्होंने बोल दिया कि अगर गलती से कोई डिसीजन आप लोगों ने दे दिया तो अपने डिसीजन को रिव्यू करने में कोई शर्म नहीं है, यानी कि हमको अपनी गलती सुधारने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, उसको इंप्रूव करने का मौका देता है यहां पर ये आर्टिकल। तो ये 2 ऐसे आर्टिकल हैं जो कि यहां पर आप लोगों को याद रखने हैं, जो कि इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर में, तो आगे भी बन सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन मेरा पर्पस था कि आप लोगों को ढंग से कराया जाए, और एक था यहां पर ये वाली जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बारे में आप लोगों को बताया जाए, क्योंकि कई बार आप लोगों को न्यूज में ये सारी रेगुलर चीजें देखने को मिलती है। बेसिक अगर एक बार कवर हो जाएगा तो फिर कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट हो तो बताना, फिर उसको दूर किया जाएगा। बता देना अगर कहीं डाउट हुआ करे, टेंशन मत लेना। ठीक है, कई सारे बच्चे इंस्टाग्राम पर मुझे बेसिकली आज की डेट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैंने देखा। आप लोग क्वेश्चन सेंड कर दिया करो, जो भी आप लोगों को लगता है डाउट लगता है। रिप्लाई नहीं करूंगा, पढ़ लूंगा उनको, फिर वीडियो के अंदर जहां पे मुझे सुटेबल लगेगा आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, बस ये आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि कई सारे जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि रिप्लाई किया जाए, पॉसिबल नहीं है। आप लोग खुद सोच सकते हैं कि 35,000 लोग हैं वहां पर भी, एक भी मैसेज करेंगे तो कहां तक रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो हाँ पर यह है कि आप लोगों को वीडियो के अंदर उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन, जब भी कोई टॉपिक आएगा तो उसके तहत मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन है। आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा अब आप लोगों को। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर। अगर आप लोग बात करें यूपीएससी की, आप लोगों को पता है यूपीएससी का जब एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो उसमें आप लोगों को पता है कि यहाँ पर फॉरेस्ट सर्विस का भी पैटर्न साथ में चलता है, खासकर प्रीलिम्स का जब पेपर होता है तो कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के इन्वायरमेंट से रिलेटेड या फिर किसी पर्टिकुलर एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के 2 आर्टिकल कवर करूंगा। एक तो यहाँ पर बेसिकली बोनी जातियां देखने को मिल रही है चावल की, पर लेकिन उससे पहले यहाँ पर अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था। यहाँ पर ये है बेसिकली पंजाब के अंदर DSR ये यूज किया जा रहा है यहाँ पर ग्राउंड वाटर को सेव करने के लिए, चावल लगाने के लिए। ठीक है, तो पहले आप लोगों से ये DSR वाला आर्टिकल जो है वो आप लोगों को बता देता हूं एक बार, और उसके बाद में यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन भी होंगे उस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। ठीक है, चावल के बारे में, जो कि ऑलरेडी यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं।
जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर हम लोग क्या बात करेंगे, इसके बाद में फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में, जो कि आप लोग समझ पाएंगे। पहले चावल के बारे में एक बार पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग के पास में हो जाएगी, तो फिर ये वाला आर्टिकल आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। तो पहले वो वाला आर्टिकल देख लेते हैं जो कि पुराना आर्टिकल है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मिल जाएगी चावल के बारे में। और वहां से ऑलरेडी कई सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा चुके हैं जब हम लोग बात करते हैं खासकर रबी, खरीफ और जायद क्रॉप के बारे में भी, तो वो भी क्लैरिटी आप लोगों के माइंड में हो जाएगी, ठीक है। तो वो वाला आर्टिकल समझते हैं, फिर ये वाला आर्टिकल देखेंगे, इसके अंदर भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और उसके अंदर भी क्वेश्चन है, तो टकटकी लगाकर आप लोगों को सुनना है ताकि क्वेश्चन का आंसर एटलीस्ट आप लोग ढंग से दे सको, तो वो डाउट आप लोगों को नहीं रखना है, ओके। ये आर्टिकल जो है ये बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा कवर किया गया कि पंजाब के अंदर में बात की जा रही है, जो ये नहीं कहते धान लगाना, तो इसके बारे में बात करूंगा, तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 इकोनॉमी और एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये इशू है, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग को बताने वाला हूं। चावल के बारे में काफी सारी बातें करेंगे और इसके चलते आप लोग चीजें समझ भी पाएंगे, और यहाँ पर क्यों अभी ये न्यूज में है उसके बारे में मैं बहुत सारी बातें आप लोगों से करने वाला हूं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक टर्म आप लोगों को जानने को मिलेगी जिसको बोला गया है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, यानी कि राइस को डायरेक्टली उगाना एक तरीके से। नॉर्मल अगर आप लोगों से पूछे चावल को कैसे उगाया जाता है, तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लीजिए ये खेत है यहाँ पर, और ये खेत जो है ये एक पर्टिकुलर एरिया है, इसके कोने में क्या करते हैं यहाँ पर खेत में हम लोग पहले एक, वो नहीं कहते कि धान लगाना है तो एक तरीके से उसकी प्योद तैयार कर लेते हैं, ठीक है, छोटा सा एक एरिया में लगाकर, और फिर उससे क्या करते हैं, फिर वहां से उसको उखाड़कर फिर हम लोग कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो करते हैं कि खेतों में यहाँ पर लगाई जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि नॉर्मल जो पैटर्न है वो एक तरीके से देखने को मिलेगा। उसमें पहले इस तरीके के एरिया में थोड़ा सा उसको इकट्ठा कर लेते हैं, सैंपल्स बना लेते हैं, और फिर उन सैंपल को उठाकर सब जगह यहाँ पर लगाते हैं हम, ये प्रोसीजर देखने को मिलेगा। पर डायरेक्ट सीडिंग में क्या रहता है, यहाँ पर डायरेक्ट सीडिंग में आप लोगों को पैटर्न थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। अभी इसी के बारे में सारी बातें करूंगा, पहले आप लोग ये देखिए आखिर न्यूज में क्यों है। पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहाँ पर 1500 रुपए इंसेंटिव देने की बात की गई है पर एकड़, हर एकड़ पर 1500 रुपए इंसेंटिव दिया जाएगा किसानों को जो डायरेक्ट सीडिंग के थ्रू यहाँ पर गेहूं उगा रहे हैं। आप लोग बोलेंगे गवर्नमेंट कैसे, क्या मजा आ गया इसमें डायरेक्ट सीडिंग में गेहूं उगाने, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बेसिकली फंडा यह है कि इसकी वजह से पानी सेव हो पा रहा है काफी ज्यादा, तो इसकी वजह से पानी सेव हो रहा है, तो ये काफी अच्छा है यहाँ पर, कम से कम अगर पानी सेव होगा तो ये काफी अच्छा रहेगा यहाँ पर, जो बेसिकली धरती के लिए भी और लोगों के लिए भी जो उस एरिया में पर्टिकुलर पाए जाते हैं। अगर बात करें लास्ट ईयर 18% यानी कि 5.62 लाख हेक्टेयर में यहाँ पर टोटल राइस जो थे वो उगाए गए, वो यहाँ पर डायरेक्ट सीडिंग राइस के थ्रू यहाँ पर उगाए गए, जबकि गवर्नमेंट के द्वारा टारगेट रखा गया था 10 लाख हेक्टेयर पर। लेकिन चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम इतना तो हुआ, आगे और पॉजिटिव स्टेप आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। अब डायरेक्ट सीडिंग के बारे में अगर आप लोगों से बात करूं तो यहां पर क्या होता है, प्री जर्मिनेटेड जो सीड होते हैं वो डायरेक्टली ड्रिल किए जाते हैं फील्ड में बाय ट्रैक्टर पावर्ड मशीन, यानी कि जो यहां पर ट्रैक्टर पावर्ड मशीन है उसमें जो एक तरीके से उन्हें कहते हैं, आप लोगों ने स्प्राउटेड ग्राम्स के बारे में पढ़ा है, जैसे आप लोग जैसे या तो मूंग की दाल को या फिर आप लोग जो चने होते हैं उनको भिगो कर रख देते हैं, एक रात भिगोए, अगले दिन क्या किया, उसको पानी में से निकाल के सिंपल रख दिया तो कटोरे में, ऊपर ढक्कन रख के उसके ऊपर, ठीक है। उससे क्या होगा, सुबह को आप लोगों को अंकुरित हुए देखे मिलेंगे, उसको बोलते हैं स्प्राउटेड ग्राम्स, ठीक है। और सेम कंडीशन आप लोगों को मूंग की दाल के साथ में देखने को मिलेगी। तो वो इस तरीके से एक तरीके से क्या हो गया, उसमें एक छोटी छोटी चीजें निकल गई जिनको आप लोग अब आसानी से उगा भी सकते हैं। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर बात की जा रही है प्री जर्मिनेटेड सीड, तो डायरेक्टली ड्रिल किए जाते हैं ट्रैक्टर की हेल्प से, यहाँ पर किसके अंदर, ये खेतों के अंदर डायरेक्ट उगाए जाते हैं। अरे हाँ, बड़ा ही सीधा सा शब्द यूज कर सकते हैं ना, अंकुरित जो बीज होते हैं, ठीक है। और मतलब अंग्रेजी में क्या बोले, बस स्प्राउटेड वगैरह, मतलब अंकुरित हिंदी में याद रखिए, ठीक है, तो आप लोग उसको अच्छे से समझ पाओगे। अंकुरित जो होता है बेसिकली उसको खेतों में लगाया जाता है डायरेक्ट, तो उससे काफी अच्छा रहता है, तो कोई नर्सरी की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, खेत के कोने में पहले उसको उगा रहे हैं और फिर खेतों में लगा रहे हैं, तो उससे क्या रहता है, आप लोगों को टाइम भी थोड़ा कम लगेगा, और इसके चलते यहाँ पर जो पुराने वाला मेथड है उससे ज्यादा बेटर ये बोला गया है। इसके चलते यहाँ पर क्या रहता है, हम लोग आसानी से यहाँ पर चीजों को इंप्लीमेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर एक तरीके से जो एक बार खेतों में नहीं कहते, एक तरीके से खेतों में सिंचाई करी एक बार और फिर उसमें क्या किया, उसको फिर नहीं करते, एक तरीके से उसको सूखने के बाद में हल्का हल्का सा फिर उसमें अपना कल्टीवेशन कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आसानी से यहाँ पर उगाया जाता है। तो डिफरेंट कैसे है कन्वेंशनल मेथड से, जैसे मैंने अभी बताया, यहाँ पर नॉर्मल तरीके से अगर देखोगे आप लोग नर्सरी में क्या रहता है कि एक खेत है उसके से 5 से 10% में हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले यहाँ पर जो प्योद रहती है बेसिकली सैंपल्स उगाते हैं और फिर उनको यहाँ पर कुछ टाइम के बाद में खेतों में उनको लगा देते हैं। जैसा मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था यहाँ पर जो खेतों में हाथों से लगाते हैं, किस किस ने यहाँ पर इसको फॉलो किया पैटर्न को, खेतों में जब सैंपल्स हाथों से लगाए जाते हैं, ये मैंने भी मतलब जब खेतों में लगाया करते तो हम लोगों ने भी यहाँ पर इसको एंजॉय किया। तो ये एक तरीके से ये काफी टफ प्रोसीजर होता है, आसान नहीं रहता है, इसमें मेहनत बहुत लगती है, ठीक है।
पर लेकिन अब यहाँ पर जो हम लोग डायरेक्ट ये सीडिंग ऑफ राइस कर रहे हैं यहाँ पर, इसके एडवांटेज क्या है? सबसे अच्छी बात तो यहाँ पर यह है कि इसमें पानी काफी बच जाता है। दूसरा, लेबर कॉस्ट जो है वो काफी कम होगी और ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर जो ट्रांसप्लांट की लेबर कॉस्ट आती है वो लगभग 2,500 रुपए पर एकड़ आती है। तो सोचो किसानों का 2,500 पर एकड़ यहाँ पर बच जा रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर हर्बिसाइड्स की जो कॉस्ट आती है इसके अंदर में, तो वो भी कम रहती है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल तरीके से यूज करते हैं। और रिड्यूस करते हैं मेथेन एमिशन, क्योंकि वहां पर जब आप लोग भरते हैं उसके अंदर सारा काम करते हैं तो वहां पर मेथेन एमिशन काफी ज्यादा होता है। और ये मैंने आप लोग को बताया था, जो मेथेन है उसको CH4 बोलते हैं। अगर मेथेन का एमिशन जो है वो होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, तो मेथेन का एमिशन जो होता है वो इन्वायरमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड में अगर 80 की मल्टीप्लाई कर देना, इतना ज्यादा बेसिकली मेथेन पावरफुल होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि मेथेन अगर निकलना इन्वायरमेंट में ज्यादा स्टार्ट हो गया तो भाई साहब आग का गोला बन जाएगी पृथ्वी। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि मेथेन न निकले, इसके ऊपर पूरा फोकस किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। पर लेकिन सारी चीजें सही नहीं होती है, कई बार कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। एक तो यहाँ पर अगर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हर्बिसाइड्स यूज कर रहे हैं, तो कई बार अवेलेबल नहीं होता है, जो खाद वगैरह डालना होता है वो अवेलेबल नहीं होता है ज्यादा। दूसरा यहाँ पर क्या रहता है, जो सीड्स की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी इसमें ज्यादा होती है। ट्रांसप्लांट वाले में क्या रहता है 4 से, जो बेसिकली उसमें क्या रहता है, उसमें उसके कंपेयर में यहाँ 4 से 5 केजी रहता है, वहाँ यहाँ पर 8 से 10 केजी लगता है। ठीक है, तो यानी कि इसमें थोड़ी ज्यादा लगती है। लेजर लेवलिंग करनी पड़ती है। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कई सारे खेतों में क्या रहता है, जैसे कि थोड़ी सी मिट्टी कहीं ज्यादा हो गई कहीं कम हो गई, तो यहाँ पर लेजर लेवलिंग करनी पड़ती है इसे उगाने से पहले। तो एक ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जबकि ट्रांसप्लांट में आप लोग ऐसा नहीं कुछ करना पड़ेगा। वहां पे ठीक है, इंसान वैसे भी वहां पर एक तरीके से नॉर्मल इंसान जो है नॉर्मल हाथों से उसमें घुसकर उसको उगा रहा है। ठीक है, तो वो चीजें आप लोगों को नजर आएगी। इसी के साथ में टाइमली यहाँ पर चीजें काफी फोकस होती है और प्रॉपरली बिफोर मॉनसून अराइवल, उससे पहले यहाँ पर इसको खेती को इंप्लीमेंट किया जाता है। चलिए, ये तो नॉर्मल बातें हो गई। अगर आप लोग खेती करनी है, अगर आप लोग किसान के बच्चे हैं और ऐसे एरिया से आते हैं जहां पर चावल जो है, धान जो है वो उगाया जाता है, तो इंटरव्यू के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेंगे इन सब के बारे में कि बताओ DSR क्या है। और वैसे भी अगर आप लोगों ने लिख रखा है कि आप लोगों के फादर या मदर जो है वो एक किसान की फैमिली से आप लोग आते हैं, तो वहां पर भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा DSR के बारे में। तो DSR के बारे में याद रखिएगा। अब जो बातें हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो सोचकर मतलब आप लोगों को थोड़ी हैरानी होगी। आप लोगों को पता है कि 1 किलोग्राम चावल उगाने में कितना पानी लगता है? चलिए एक आप लोग एनालिसिस एक सोचकर बताइए कि जब 1 किलोग्राम चावल जो है वो मार्केट में आता है तो उसमें कितना पानी लगता है। ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने। 1 kg राइस को उगाने में खेतों में कितना पानी लगता है? तो ये काफी सरप्राइजिंग आप लोगों को लगेगा। अगर बात करें जैसे यहाँ पर पंजाब के अंदर में, अगर मैं एस्टिमेशन के बारे में बात करूं, सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो है ये खरीफ क्रॉप के अंदर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर पंजाब के अंदर में 31.45 जो लाख एकड़ में ये बेसिकली ये चावल उगाया जाता है। ठीक है, हालांकि फिगर ऊपर नीचे होती रहती है थोड़ी बहुत, पर लेकिन ये रटने वाली जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है यहाँ पर कि कितना पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PAU लुधियाना जो है उसके द्वारा बोला गया कि 1 किलोग्राम राइस को उगाने में लगभग 3,600 लीटर से लेके 4,125 लीटर पानी लगता है। अगर आप लोगों को इस बात पर यकीन न आ रहा हो तो आप लोग गूगल में जाकर सर्च कीजिएगा। ठीक है, हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड टू ग्रो 1 kg राइस। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा तो 3,000 से लेके 5,000 किलोग्राम जो है, सॉरी लीटर, किलोग्राम नहीं, मतलब 1 किलोग्राम में इतने लीटर पानी यहाँ पर लगेगा। और ये द हिंदू बिजनेस का आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये आज का नहीं है, ये काफी पुराना है, 2017 का। तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग, जब हम लोग किसी दूसरे देश में जाकर बोल रहे हैं ना हम लोगों ने राइस बेच दिए हैं, अब की बार हमारा राइस का व्यापार बढ़ गया है, तो इसका इनडायरेक्ट मतलब ये कि भाई साहब राइस नहीं बेच दिया, तुम लोगों ने अपना पानी बेच दिया है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। तो इतना पानी हम लोगों ने बेच दिया है जिसको उगाने में इतना ज्यादा यहाँ पर कॉस्ट आया था। इसलिए अमेरिका जैसे या फिर दूसरे जो यूरोप के जो अमीर कंट्री है ना, वो ये चीजें समझते हैं। वो इसलिए क्या करते हैं, वो देखते हैं कहाँ पे अच्छे अच्छे चावल उगाए जा रहे हैं और वहां से खरीद लेते हैं, अपना पानी बचा लेते हैं। बहुत ढेर शाने बनते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो नॉर्मली ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी 2 तरीके के चावल होते हैं। एक तो होते हैं लॉन्ग वेराइटी जो कि लंबा समय लेते हैं यहाँ पर कंप्लीट होने में, एक होते हैं शॉर्ट वेराइटी। तो यहाँ पर भी जो लॉन्ग वेराइटी है वो लगभग 158 डेज लेते हैं कंप्लीट होने में, शॉर्ट्स वाले लगभग 120 से लेके 140 दिन तक यहाँ पर लेते हैं। तो लॉन्ग वैरायटी वालों में जो पानी लगता है वो और ज्यादा लगेगा। ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो मैंने अभी बताया यहाँ पर लगभग 3 के और 4 के बीच में, वैसे तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि 3 के 5 के बीच में यहाँ पर पानी लगेगा। पर लॉन्ग वैरायटी जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी वहां पर पानी की रिक्वायरमेंट और ज्यादा लग गई। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं तो पानी जो है कितना ज्यादा खपत हो रहा है। और इसी के साथ में जो चावल आप लोग खाते हैं ना, उनको सोचा करो कि कितनी मेहनत से यहाँ तक आए, कितना पानी इनके ऊपर लगा है, तब जाकर आप लोग उनको एंजॉय कर पा रहे हो। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। अब बात करें जो
वाटर यूज किया जाए पंजाब के अंदर हर साल, तो 203 लाख टन जो पेडी के अंदर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर प्रोक्योर किया गया। तो इसके चलते अगर बात करें यहाँ पर अगर राइस के बारे में, तो रिजल्ट जो है यहाँ पर जो एक तरीके से आफ्टर मिलिंग, तो यहाँ पर ये प्रोक्योर जो है वो रिजल्ट है यहाँ पर कितना, ये 135.98 लाख टन, यानी कि जो सेंटर जो प्रोक्योर करता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो चावल के अंदर जो पानी लगता है उसके बारे में अगर बात करें यहाँ पर, अगर डीएसआर टेक्नोलॉजी का यूज करके, तो 15 से 20% पानी जो है वो कम लगेगा, और ये यहाँ पर यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया जा रहा है। और कई सारे केसेस में तो यहाँ पर 20 से लेके 23 तक भी यहाँ पर पानी कम हो जाता है। सोचो कि 1/4 के करीब पानी हम लोगों ने कम कर दिया अगर हम लोग डीएसआर का यूज कर रहे हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग, ये सिस्टम इस तरीके से अगर हम लोग उगाते हैं खेतों में, तो उसी के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पर। अगर बात करें डीएसआर जो है यहाँ पर 15 से लेकर 18 इरिगेशन राउंड जो है वो देखने को मिलते हैं, जबकि नॉर्मल वाले में यहाँ पर 25 से लेकर 27, यानी कि नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा जिसमें खेत में चावल यानी कि गेहूं यानी कि गेहूं नहीं, जो धान लगा हुआ है वहां पर मैक्सिमम टाइम पानी में खेत में पानी भरा ही होगा, ठीक है। तो खेत में पानी भरा रहेगा तो वो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इससे एक अंदाजा भी आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी यहाँ पर राइस के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछे तो याद रखिएगा, ये स्टेपल फूड के अंदर में आता है जो काफी ज्यादा लोग यूज करते हैं, बेसिकली स्टेपल कैटेगरी उसको बोलते हैं। टेम्परेचर जो चाहिए 22 से लेके 32 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, तो थोड़ा सा जो गर्म वाले इलाके खासकर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अराउंड 150 से लेके 30 सेंटीमीटर तक बारिश चाहिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा खासा पानी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है जो मैंने भी बताया। डीप क्ले और लूमी सॉइल चाहिए यहाँ पर, ये भी आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए। और ज्योग्राफी के अंदर यहाँ पर इससे क्वेश्चन आप लोगों के लिए कई बार बन जाता है, इसलिए बोलता हूँ ये करंट और स्टैटिक का मिक्सचर है आप लोगों का, जो कि अच्छे लेवल पर आप लोगों की चीजें तैयार कराता है। कई सारे बच्चे जो है पेपर देने जाते हैं, तो पेपर देकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो अच्छा लगता है। जो भी पेपर देकर आया करो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर किया करो। टॉप कौन है राइस प्रोड्यूस करने में, तो यहां से क्वेश्चन अगर बन दे तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से बन गया, भाई साहब यहां से बन गया। वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार, ये वो राज्य हैं जो कि टॉप राज्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो चावल प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर टॉप 5 राज्य है। और अगर वर्ल्ड लेवल पर मैं बात करूं सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस कौन करता है, तो वो करता है चाइना, और दूसरे नंबर पर करता है इंडिया। यानी कि दुनिया में टॉप 2 राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री में चाइना और इंडिया टॉप पर शुमार देखने को मिलेंगे। हमारे देश में आप लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा क्या खाया जाता है, सबसे ज्यादा चावल खाए जाते हैं, दूसरे नंबर पर गेहूं। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इसी के साथ में हाइब्रिड राइस सीड प्रोडक्शन, इसी के साथ में कृषि जो यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव भी हैं यहाँ पर इनको सपोर्ट करने के लिए। तो जो भी यहाँ पर अच्छी चीजें चल रही हैं वो हवाबाजी में नहीं चल रही है, उसके पीछे कोई ना कोई लगा हुआ है, किसी ने एफर्ट डाला है, उसके बाद में ये रिजल्ट आप लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर मैप भी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखना चाहेंगे, तो ये मैप के अंदर लोकेशन है कहाँ कहाँ पर जो इंडिया के अंदर में राइस जो है वो कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। तो ये एरिया आप लोगों के सामने है यहाँ पर, जो कि आप लोग देखते हैं। अगर बात की जाए तो खासकर ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर हम लोगों ने बात की थी सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल के अंदर में, तो ये जरूर याद रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। अगर पूछ ले राइस के बारे में तो याद रखिएगा ये खरीफ क्रॉप है, पर लेकिन अगर पूछ ले गेहूं के बारे में तो ये एक रबी क्रॉप आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ से भी कई बार आप लोगों के क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सी खरीफ क्रॉप है और कौन सी रबी क्रॉप है। अगर इसके बारे में आप लोगों को ठीक नॉलेज रहेगी तो अच्छे से क्वेश्चन का अटेम्प्ट आप लोग कर पाएंगे। और कुछ कॉमन सेंस की भी आप लोगों को रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करोगे। जैसे अभी जो क्वेश्चन मैं आप लोग को देने जा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आप लोगों को लगेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। हालांकि ये जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था आप लोगों से जब रबी और खरीफ वाला टॉपिक में आप लोगों को पढ़ा रहा था। 2019 में यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ से आप लोग इस स्टेटमेंट को पढ़िए। बोला गया कि एरिया अंडर द राइस कल्टीवेशन हैज द, ये एरिया अंडर द राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट। तो यहाँ पर पूछा गया कि लास्ट 5 ईयर में तो आप लोगों को खरीफ क्रॉप के बारे में बात करनी है। तो राइस कैसी है, खरीफ क्रॉप है। अभी यहाँ पर मैंने आप लोगों को बातों में बताया था कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जो है वो चावल खाए जाते हैं एज कम्पेयर टू अगर बात करें गेहूं के। तो एरिया अंडर द राइस कल्टीवेशन इज हाईएस्ट, तो नॉर्मल सी बात है वो तो हाईएस्ट होगा। तो पहली स्टेटमेंट अगर आप लोगों को पता है सही है, तो 2 स्टेटमेंट तो आप लोग की वैसे ही गायब होगी। तो आर्टिकल अगर आप लोग ढंग से अगर पढ़ रहे हैं तो ये देखिए कि आप लोगों का अब क्वेश्चन सही होने के चांसेस 50-50 हो गए। पहले क्या थे, पहले आप लोगों का 1/4 था आप लोग क्वेश्चन चांस होने से ही, पर लेकिन अब क्या हो गया, अब 50-50 हो गया। यानी कि अब अगर आप लोग चीजें ट्राई करेंगे तो अब ज्यादा अच्छे से आप लोग चीजों को ट्राई कर पाएंगे। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन द ऑयल सीड, यानी कि
ऑयल सीड से ज्यादा है जवार के अंदर में? क्या जवार ज्यादा यूज होता है पशुओं के खाने का या फिर ऑयल सीड? हर एक घर में तेल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आप लोग यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरीके से जो हर घर में तेल की रिक्वायरमेंट है, खासकर इंडिया के अंदर में, और दुनिया भर का हम लोग तेल बाहर से भी खरीद कर लेकर आते हैं, तो एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन द ऑयल सीड, तो ये हो ही नहीं सकता यहाँ पर। तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑयल सीड जो है वो ज्यादा कल्टीवेट किया है। तो दूसरी स्टेटमेंट क्या है, वो इनकरेक्ट है। अगर आप लोगों को ये पता चल गया दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो यहाँ से आंसर आ गया और आंसर आप लोगों का ए हो गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप लोग यूज करेंगे तो कई बार तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी आप लोग को एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगी और क्वेश्चन का आंसर देकर आप लोग निकल जाएंगे। तो कॉमन सेंस को हमेशा इस्तेमाल करिए एग्जाम के अंदर में, तो आप लोग को बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। आई होप कि आप लोग ये माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। कुछ यहाँ पर बातें भी दे रखी हैं वैसे, राइस का कल्टीवेशन कितना हो रहा है, इसी के साथ में कोरस जो सीरियल है उनका, ऑयल सीड का, शुगर कैन का और कॉटन का। तो ये एरिया मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया हमारी कंट्री में जो सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर शुगर कैन के बारे में सुनते तो हैं पर लेकिन अगर एरिया के बारे में आप लोग बात करेंगे वो इतना नहीं है। शुगर कैन का इन तीनों के चारों के कंपेयर में कम देखने को मिलेगा, ठीक है। पर राइस जो है वो सबसे टॉप पर है अगर देखा जाए, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग कॉमन सेंस से यहाँ पर यूज करोगे क्योंकि मैंने अभी कुछ बातें आप लोग आर्टिकल में ऐसी बताई थी जो डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्ट आप लोगों के माइंड में अगर फिक्स हो गई तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाओगे। बोला गया है कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर बात करें यहाँ पर कि कौन सी कंट्री यहाँ पर लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्ट करती है लास्ट 5 ईयर में, तो चाइना, इंडिया, म्यांमार और वियतनाम। तो मैंने अभी बोला कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो राइस उगाने वाले देश कौन से हैं, तो है चाइना और इंडिया। और मैंने अभी बताया यहाँ पर कि कई सारे लोग समझदार हैं कि अपने देश से राइस जो है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं करते हैं और इंडिया जो है वो दबाकर एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर उससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो राइस एक्सपोर्ट करने वाला जो देश है वो इंडिया है अगर यहाँ पर बात की जाए। तो आंसर इसका यहाँ पर बी हो गया। तो यहाँ पर अभी ये मैंने नहीं बोली बात है, यहाँ पर ये बोला है एपिडा यहाँ पर बोला है इनके एग्रीकल्चर एंड। देखिए आप लोगों को हमारी कंट्री में एक तरीके से एक ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यहाँ पर बताती है कैसे कैसे हम लोग यहाँ पर चीजों का व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बात की जा रही है एग्रीकल्चर एंड प्रसंगन जो फूड प्रोड्यूस जो यहाँ पर है हमारी कंट्री प्रोडक्ट्स हैं, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसका वो यहाँ पर ये काम करती है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। ऑल राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन जो है वो यहाँ पर अगर बात करें एवरी ईयर 50 लाख मैट्रिक टन जो है वो राइस एक्सपोर्ट करती है इंडिया से, यानी कि सबको अगर इकट्ठा कर ले हम लोग मिलाकर तो यानी कि देश में से चावल बेचा जा रहा है। और मैंने अभी बताया आप लोगों को 1 किलोग्राम राइस की जो कीमत होती है वो लगभग 3 से लेके 5 जो आप लोगों को बताया अभी यहाँ पर 1000 लीटर पानी की लगती है। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगाइए कितना लीटर पानी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जस्ट आप लोग सोचने के लिए है, बाकी आप लोग देखिए आप लोग ही क्या रहे हैं इसके बारे में। ये सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बोला गया, कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, व्हीट यानी कि कपास, मूंगफली, धान और गेहूं, इसमें से कौन कौन सी खरीफ क्रॉप है अभी आप लोगों को मैंने बताया, ठीक है। तो व्हीट क्या है, चौथा तो नहीं है यहाँ पर, अभी बताया मैंने व्हीट कौन सी थी यहाँ पर, रबी क्रॉप थी। तो 2 ऑप्शन आप लोगों के सामने 7 डायरेक्ट कट हो गए, ठीक है। देखा इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व होते हैं अगर आप लोग ढंग से अटेम्प्ट करेंगे चीजों को। अभी बताया मैंने यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं उससे। अभी बात करें तो व्हीट जो है ये बेसिकली नहीं है, राइस है, खरीफ क्रॉप। तो यानी कि या तो आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, या तो आप लोगों को यहाँ पर बी देखने को मिलेगा सही, या फिर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा सही, ठीक है। अभी यहाँ पर कम से कम 50% तो खत्म हो गया काम। अभी यहाँ पर राइस है, तो तीसरा तो आप लोगों को पता है, ठीक है। पर लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर अभी ग्राउंड नट के बारे में और इनके कॉटन के बारे में नहीं पता है, तो हल्का सा इनके बारे में भी आप लोग आइडिया रखिएगा जो काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। कॉटन के बारे में भी हम लोगों ने बातें की थी, अगर आर्टिकल आप लोगों को याद हो कि कॉटन जो है यहाँ पर अभी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया था कि इसके ऊपर ड्यूटीज वगैरह जो है, थोड़ा टैक्स वगैरह जो है वो कम लगाया जाए ताकि हमारी कंट्री में जो कपड़े का उत्पादन है वो बढ़े। तो उस टाइम पर भी मैंने इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीनों की तीनों है, कॉटन, राइस और इसी के साथ में जो ग्राउंडनट है, ये सारी की सारी आप लोगों को खरीफ क्रॉप के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिया, ग्राउंडनट हो गया यहाँ पर, ठीक है, कॉटन हो गया और राइस हो गया। तो यार ये क्वेश्चन आप लोगों के यूपीएससी में डायरेक्ट पूछे गए हैं और ये उदाहरण है आप लोगों के सामने। अब आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि करंट और स्टैटिक का कैसा मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर अच्छे से अटेम्प्ट करोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी आप लोग अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगे। तो ये चीज आप लोग हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो ये मुझे आप लोगों को चीजें बतानी थी एक्चुअली। यहां तक का कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं 2 राज्य के बारे में, पंजाब और हरियाणा के बारे में। चावल की जो आज की डेट में जो वैरायटी हो रही है वो काफी बोनी देखने को मिल रही है। बोनी मतलब जितना नॉर्मली उसकी ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नहीं देखने को मिल रहा है। तो बोना रोग लग गए यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के अंदर चावल के अंदर में, जिसके चलते दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो वैज्ञानिकों के द्वारा, इनके साइंटिस्ट के द्वारा भी यहाँ पर बोला गया है कि इसके चलते जो है बोनापन जो आ रहा है इसका, तो ये एक तरीके से डिफरेंट चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। हालांकि इसका रीजन अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि स्टंटिंग क्यों देखने को मिल रही है।
ठीक है। तो ये जो स्टंटिंग नहीं, बोनापन जो देखने को मिलता है, ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे क्या निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं साइंटिस्ट जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे कोज पेडी का, और यहाँ पर प्लांट जो भी इंडिया के अंदर ग्रीन रिवोल्यूशन एक तरीके से अगर बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उनका पेट भरना जरूरी है। अगर उनका पेट नहीं भर पाएंगे तो फिर यहाँ पर खेती करने का क्या मतलब रह जाएगा, अगर बाहर से सामान हमको लाना पड़ जाएगा। तो उसी के चलते यहाँ पर ये चीजें की जा रही है ताकि अपने ही देश में कम से कम इतना तो हम लोग करें कि आत्मनिर्भर हो गए, अपने ही देश में अपने ही चावल उगा रहे हैं और हम लोग खा भी रहे हैं और दूसरों को खिला भी रहे हैं। तो ये बातें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर ये काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर सिम्टम्स क्या देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट तरीके के यहाँ पर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। एक तो बोनापन यहाँ पर नजर आ रहा है जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो बोने चावल यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं पंजाब और हरियाणा के अंदर में, यहाँ पर काफी दिक्कत कर रहे हैं। इसके अंदर आप लोगों को व्हाइट कलर के कुछ धब्बे टाइप के भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ये भी इनके द्वारा बताया जा रहा है। इनकी जो हाइट है वो लगभग 1/2 या फिर 1/3 के करीब यहाँ पर नॉर्मल प्लांट से कम हो गई है। यहाँ पर दिक्कत क्या रहती है, जब कोई पौधा लगाते हैं खेतों के अंदर, अगर आप लोगों ने खेतों में मुंजी लगाई है, हमारी साइड में इसको नॉर्मली मुंजी या फिर धान लगाना बोलते हैं, ठीक है, आप लोग इस साइड में क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पर क्या होता है नॉर्मली, तो यहाँ पर ये रहता है कि इसको जब लगाया जाता है खेतों में तो वहां पर उसके रूट पड़ने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। जब वो छोटा होता है तो ईजिली अप्रूटेड हो जाते हैं वहां पर, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर फार्मर जो है उनके द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल द कल्टीवेटेड वैरायटी में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, किसी एक में नहीं। कहीं पर 10 से 25% है और कहीं पर 40% तक आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलेगी। तो किसानों के लिए तो यार बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आप लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं, क्योंकि किसानों की जो जिंदगी है वो तो पूरी यहाँ पर इसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है, अपनी खेती के ऊपर। अगर खेती में से उनको ढंग से उनको आउटपुट नहीं निकल कर आ रहा है तो आप लोग सोचो किसानों को कितनी दिक्कत देखने को मिलेगी। और हरियाणा के अंदर जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो हरियाणा तो कहीं ना कहीं इन चीजों के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो चुका है। और ये ऐसा एरिया है जिसमें हमारे देश में एमएसपी दी जाती है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। और जो अभी ये बीमारी देखने को मिल रही है, ये जो बीमारी आप लोगों को देखने को मिल रही है, इसको SRBSDV बोला गया है, यानी कि सदर्न राइस ब्लैक यहाँ पर स्टिक जो ड्राफ्ट ये वायरस, यानी कि चाइना देखो ये सदर्न जो चाइना है वहां से इसका नाम दिया गया, यानी कि चाइना से ही यहाँ पर ये वाला वायरस भी निकल के आ गया। इंसानों को तो छोड़ ही नहीं रहे हैं, ये गेहूं को भी नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ पर, और मुंजी ये इन सब चीजों को यानी कि फसल को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो 2001 में यहाँ पर पहली बार ये फाउंड किया गया, ठीक है, जिसके चलते यहाँ पर ये निकल कर आया। तो यहाँ पर ये किसी भी वैरायटी में लगता है, यानी कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो नहीं कहते हैं कि कई बार आप लोगों ने एक डायलॉग सुना कि हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है तुम क्या कर रहे हो। ये घंटा शब्द जो यूज किया था ना, कई सारे लोग जो है इससे ऑफेंड हो जाते हैं, ठीक है, कि घंटा क्या बोल दिया, ठीक है। तो एक तरीके से कई सारे इसको नेगेटिव में लेते हैं। एक बच्चे ने मेल लिखा बड़ा लंबा सा कि सर ये शब्द यूज मत किया करो। यार देखो ना, कई सारे हमारे देश में ना बड़ी ही डाइवर्स चीजें हैं, ठीक है। जिस एरिया में आप लोग रहते हैं होता है वहां पर ये शब्द जो है बड़ा ही मतलब एक तरीके से ना वैसे यूज किया था बड़े ही गलत तरीके से। कुछ एरिया ऐसे जहाँ पर बड़ा नॉर्मली यूज किया था, किसी भी टेंशन हो गई ना यार इसने टेंशन कर दी, ठीक है, पर फिर भी हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग उसको ज्यादा वैसे मत लिया करो। ये बेसिकली कई बार रहता है ना, एक तरीके से ये समझाने के पॉइंट ऑफ से बेसिकली बोल देता हूं मैं कई बार, फिर भी अगर लगता है कि बुरा है तो कोई बात नहीं, उसको कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये कोई भी वैरायटी क्यों ना हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई साहब, हमको तो अपना काम करने हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर हाइट मैंने बताया भी कम हो गया, छोटी प्लांट हो रहे हैं, अप्रूटेड हो जा रहे हैं, और कल्टीवेटेड वैरायटी में जो दिक्कतें देखने को मिल रही है और प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो इसके चलते यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है। ट्रांसमिशन भी इसका देखने को मिलता है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने बताया आप लोगों को कि ये ट्रांसमिशन जो यहाँ पर इसका निकल कर आ रहा है। एडिशन अगर बात करें तो डिफरेंट वीड यहाँ पर फिर पनपने लगते हैं, नहीं खरपतवार हो जाते हैं खेतों के अंदर में, ठीक है। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन भी इसका देखने को मिलता है, काफी लंबे एक एरिया में भी ये फैल सकता है, ठीक है। अगर बात करें प्रिकॉशन क्या है, तो यहाँ पर कोई करेक्टिव मेजर्स तो अब तक है नहीं, क्योंकि ऐसी बीमारी है वायरल जो अक्सर बीमार कर देती है इंसानों को भी। और यहाँ पर तो ये फसल की बात की जा रही है, हम लोग अपनी दवाई नहीं खोज पा रहे। तो इसके चलते यहाँ पर ये कुछ चीजें हैं हालांकि, जिसके चलते यहाँ पर इंसेक्ट्स के बारे में कुछ बातें बताई जा रही है, ठीक है। ये हालांकि टेक्निकल्स हैं, ज्यादा इनके बारे में बेसिकली ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, हल्का हल्का सा एक आइडिया होना चाहिए बस आप लोगों को, ठीक है। तो ये प्लांट्स बताए जा रहे हैं, हर जगह आप लोगों को चीजें देखने को मिलती हैं, पर वो ये कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि थोड़ा सा प्रिवेंट किया जाए चीजों को तो उसी का एक सोल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। 18वें क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि जो बर्ड है डस्ट है, जो बेसिकली डस्ट ब्लोइंग होते हैं, कि धूल उठना, रेन या फिर विंड ब्लोइंग। तो बोला गया है कि यहाँ पर ये अबो स्प्रेड करती है डिजीज। कौन सी डिजीज स्प्रेड करती है यहाँ पर, जो ये चिड़ियाओं से भी हो सकती है डिजीज, डस्ट जो यहाँ पर इससे भी हो सकती है, रेन से भी हो सकती है और विंड से भी हो सकती है। तो कोई भी चीज जो है वो बीमारी को, खासकर वायरस को, एक जगह से दूसरी जगह पर फैला सकती है। तो ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो बड़ी ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, माइंड में जितनी क्लैरिटी रहेगी उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर माइंड में नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बताना, दूर किया जाएगा। ठीक है, तो दोनों आर्टिकल जो इससे पहला और ये आर्टिकल दोनों का जो कॉम्बिनेशन हो गया, इसके चलते पूरा टॉपिक आप लोगों का ये कवर हो गया इस तरीके से कि यहां से अब आगे फ्यूचर में कभी कोई क्वेश्चन बने तो आप लोग अब नहीं छोड़ोगे, है कि नहीं। तो इस तरीके से कहता हूं टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि उसका पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए 360 डिग्री एंगल में कंप्लीटली A to Z, कुछ नहीं बचना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरीके से पढ़नी है चीजें। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको ज्योग्राफी के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। ज्योग्राफी में अक्सर आप लोगों से रिवर सिस्टम के बारे में पूछा जाता है, और जब कोई ऐसी रिवर के बारे में बात करूं कि वो दो कंट्री के बीच में है, तो इंटरनेशनल रिलेशन और ज्योग्राफी एक साथ में यहां पर आ जाते हैं फिर। यानी कि पॉइंट आप लोग ये मेंशन कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, जब इंडिया और नेपाल के रिलेशन भी लिखे। एक सेती रिवर है, ये सेती रिवर पर यहाँ पर एक पावर प्रोजेक्ट लगाना था, एक क्या दो पावर प्रोजेक्ट लगाने थे, और ये काम चाइना को करना था। पर लेकिन चाइना का इस काम को करने में मजा नहीं आया, तो चाइना इसको छोड़कर भाग गया। तो यहाँ पर इसको प्रोजेक्ट को इंडिया ने अब यहाँ पर लिया है। तो इंडिया और नेपाल मिलकर काम कर रहे हैं, अपने रिलेशन को पावर पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर रहे हैं इस सेती रिवर के ऊपर। तो ये जो सेती रिवर है यहाँ पर, ये याद रखिएगा, ये सेती रिवर जो है एक पर्टिकुलर रिवर है यहाँ पर नेपाल के अंदर में, जिसका नाम है बेसिकली कर्णाली। ठीक है, तो कर्णाली रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये सेती रिवर। तो ये नेपाल की है, कर्णाली से सेती निकल कर आती है, ऐसा बोल सकते हैं। यह सेती कनेक्ट होती है कर्णाली के साथ में। इसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा सेती है, इसका मतलब है व्हाइट रिवर, यानी कि शब्द का मतलब भी आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। सेती का मतलब व्हाइट। तो यहां पर आप लोग सती याद रख लेते हैं, सती प्रथा, तो व्हाइट साड़ी पहनकर, इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, हस्बैंड की डेथ हो गई तो सती प्रथा, यानी कि व्हाइट साड़ी पहनकर। तो यहां पर सेती जो है, यहां पर गंडकी जो इसी के साथ में, जिसको एक तरीके से सेती बोला जाता है। और वेस्टर्न नेपाल के अंदर अगर बात करें, ओरिजिनेट होती है यहां पर, जो कि अन्नपूर्णा जो मैसिफ है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एरिया है जहां से ये निकल कर आती है। 750 जो यहां पर मेगावाट का वेस्ट सेती पर, और 450 मेगावाट का सेती रिवर पर हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। ठीक है, अगर बात करें तो ये है काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, जो कि एक तरीके से जो रीजन चलते हैं यहां पर, तो महाभारत रेंज। तो यहां पर ये बेसिकली त्रिशूली रिवर, इसी के साथ में ट्रिब्यूटरी जो है यहां पर वो है देवघाट एरिया के अंदर में। ठीक है, तो यानी कि ये भी एक रिवर है यहां पर। देखिए होता क्या है, रिवर जिस तरीके से निकल कर चलती है ना, वो कहीं पर किसी के साथ में भी कहीं पर जाकर मिलती है, तो कट थ्रू होती है यहां पर। जो महाभारत रेंज जब चलती है तो त्रिशूली रिवर यहां पर एक है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं ज्योग्राफी के अंदर, ये रिवर्स के बारे में पूछा जाए तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। ठीक है, डिफेंस के बारे में बात की जा रही है, और ये एक ऐसी न्यूज है जिसके चलते बवाल हो गया अभी रिसेंटली। इंडिया और यूएसए जो है वो यहाँ पर एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, कहां पर, ओली एरिया है यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर में, वो चाइना बॉर्डर के पास में है। ठीक है, तो इंडिया और जो इंडिया और यूएसए एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसको लेकर चाइना को मिर्ची लगी। चाइना ने बोला यार ये तो गलत बात है, तुम ऐसे कैसे एक्सरसाइज कर सकते हो, ये तो बिल्कुल पास में ही है। एक चाइना ने बोला कि ये जो युद्ध अभ्यास है ये 18वां युद्ध अभ्यास हो रहा है, एक्सरसाइज का नाम याद रखिएगा, युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो ये कहां पर हो रहा है, ये उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। तो चाइना बोला है कि एग्रीमेंट का हनन कर रहे हो आप लोग, एक पर्टिकुलर रेंज में, इतने पास में आप लोग युद्ध अभ्यास नहीं कर सकते हैं। लगभग 10 से 15 किलोमीटर की रेंज के बारे में बात की जा रही है। इंडिया ने बोला बेटा तुम करो तो सही है और हम करो तो गलत, यानी कि तुम करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर डीला। ठीक है, तो वाली बात है यहाँ पर, क्योंकि कुछ दिनों पहले चाइना ने खुद ने यहाँ पर एक्सरसाइज करी। मतलब तुम लाइन ऑफ जो कंट्रोल वाले एरिया में को होकर बेसिकली जा रहे हो अपना जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकाल का। हम लोग कुछ नहीं बोले। ठीक है, मतलब हम लोग अपनी टेरिटरी के अंदर कुछ कर रहे हैं तो तुमको उसमें भी मिर्ची लग रही है। तो ये तो एक तरीके से फालतू की बातें होती हैं इशू बनाने वाली। तो यहाँ पर ये काफी बड़ा मुद्दा रिसेंटली अभी निकल कर आया। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर युद्ध अभ्यास जो कि इसकी वजह से चाइना की वजह से कंट्रोवर्सी में आ गया है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग बोलोगे कि यूएसए वाले क्या करने आ रहे हैं यहाँ पर, इंडिया के अंदर यहाँ पर पहाड़ी इलाके में क्या करने आ रहे हैं। तो इसका बेसिक मुद्दा यार ये रहता है, पहाड़ी वाले इलाके में हमारी देश की एक तरीके से पावर है कि हम लोग पहाड़ियों में युद्ध लड़ सकते हैं। रीजन क्या है, एक साइड में पाकिस्तान, एक साइड में चाइना, तो दोनों के साथ में पहाड़ों में युद्ध लड़ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं हमारी महारत हासिल है, और यूएसए वाले इसी महारत को सीखने आ रहे हैं हमारे देश में। ये इसके चलते यहां पर कंट्रोवर्सी का रीजन बना हुआ था। ठीक है, तो बेसिक है, बिल्कुल पता होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो डिफेंस की न्यूज है कंप्लीटली। ठीक है, इंटरेस्टिंग है यहाँ पर इकोनॉमी के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। हमारे देश के द्वारा अभी व्हीट और मिसलिन का जो आटा है वो एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया। मिसलिन क्या होता है पता है आप लोग को, राई सुना है, राई। तो मिसलिन में बेसिकली राई और गेहूं का मिक्स होता है, तो उसको मिसलिन बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका आटा और गेहूं का आटा यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर भी बंद की गई, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएगी। तो ये पूछा जा सकता है, आप लोगों को व्हीट बोले तो बोल देना मिसलिन भी था इसमें। ठीक है, तो स्टेटमेंट देकर पूछा जा सकता है। और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा अप्रूव किया गया ये प्रपोजल। क्यों?
क्योंकि जब से यहां पर रसिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है तब से लेके अब तक का एक मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि रसिया और यूक्रेन के चलते ऑल ओवर वर्ल्ड में गेहूं यानी कि वीट की कमी यहां पर हो रही है, क्योंकि दुनिया में 25% वीट जो है यहां से निकल कर आता है। जब वीट की कमी होगी तो आटे की भी कमी होगी, तो इसके चलते आटा भी हमारे देश से काफी लार्ज स्केल पर एक्सपोर्ट किया जाता। हमारे देश में खुद कमी पड़ गई, इतना ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट हो गई, तो उसके चलते यहां पर चीजों को रोका जा रहा है। तो गवर्नमेंट के द्वारा इंपोज किए गए यहां पर अभी कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन ताकि यहां पर फूड सिक्योरिटी को मेंटेन रखा जा सके। हमारे देश में बहुत गरीब हैं ऐसे जो बिना खाने के सोते हैं, उसके बारे में भी हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो उसके चलते यहां पर एक छोटी सी न्यूज है, रसिया और यूक्रेन जो है वो यहां पर 1/4 बोला ना मैंने अभी, यहां पर 1/4 यानी 25% दुनिया में गेहूं पहुंचाते हैं। और एक कंट्री तो ऐसी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जो यूएन के अंदर जाकर खड़ा होकर रो दिए, बोले कि भाई साहब इतने लोग तो कोरोना से नहीं मरे हमारे देश में जितने लोग भूखमरी से मर जाएंगे अगर हम लोग को गेहूं नहीं मिला तो ऐसी ऐसी भी हरकतें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती हैं। तो जरूरी है इनके ऊपर काम करना और इस तरीके की सिचुएशन को कंट्रोल करना। तो ये एक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है यहां पर, इसको थोड़ा सा आइडिया जरूर रखिएगा। ये एक ऐसा न्यूज है जिसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं आप लोगों से और पूछे भी जा चुके हैं, स्टेम सेल के बारे में। स्टेम सेल का मतलब क्या होता है? स्टेम सेल एक बेसिकली ऐसी सेल होती है जिससे एक पूरा कोई अंग बनाया जा सकता है, कोई इंसान तरीके से आप लोग बोल सकते हैं डेवलप किया जा सकता है। स्टेम सेल जो होती है यहाँ पर एक तरीके से एक पर्टिकुलर चीज को डेवलप करने के लिए, जैसे कि अगर बात करें नॉर्मली एक इंसान जब पैदा होता है तो स्टेम सेल मिलती है यहाँ पर स्पर्म यानी कि फादर्स के जो स्पर्म होते हैं और मदर का जो एग होता है उनका दोनों का कॉम्बिनेशन होकर यहाँ पर स्टेम सेल जो है एक तरीके से वो डेवलप होती है आगे चलकर, जिससे बच्चा बनता है। साइंटिस्ट ने क्या किया, एक महान काम कर दिया, उसमें इनके द्वारा यहां पर सिंथेटिक यानी कि बिना मदर और फादर के स्टेम सेल यहां पर माउस का एम्ब्रोए यहां पर बेसिकली उनके द्वारा बनाया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि बिना मां और बाप के बच्चा पैदा करने वाली बात होगी यहां पर, यानी किसी की जरा सा खाल काट कर लेकर आए, किसी का बाल तोड़ कर लेकर उससे बच्चे पैदा कर दिए, तो ऐसी बातें आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। जिसका फायदा क्या होने वाला है बेसिकली अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि उस इंसान को ब्लड कैंसर हो गया, उसको ब्रेन कैंसर हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया या फिर कई और बीमारी हो गई यहाँ पर, तो स्टेम सेल क्या कर सकती हैं यहाँ पर, ये बेसिकली उस चीज को डेवलप कर सकती हैं, उस चीज को फिर से बना सकती हैं स्टार्टिंग से ही। ये यानी कि कहने का मतलब यहाँ कि उन चीजों को हम लोग डेवलप कर पाएंगे जो यहाँ पर स्टेम सेल का इस्तेमाल कर अगर इसको बना पाते हैं ढंग से, तो इससे क्या होगा, कई सारी बीमारियों का हम लोग सोल्यूशन निकाल पाएंगे। प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल जो होती है, ये स्टेम सेल्स होती है जो कि साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी के अंदर बनाई यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिससे आगे चलकर एक कोई भी अंग वगैरह भी इंसान का डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीजें हैं जिसको आप लोग एक तरीके से समझ सकते हैं। ज्यादा तो नहीं पर हल्का सा आइडिया रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि CSA6 क्या है यहाँ पर, ये ठीक है। तो एक जीन है जो कि यहाँ पर कैंडिडा अल्बेना जो फंगल स्पीसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी उससे आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और ये काफी बड़ा रीजन बन रहा है मोर्बिडिटी का, यानी कि इसकी वजह से काफी सारे लोगों की जो है वो जान जा सकती है, तो इसको आइडेंटिफाई यहाँ पर किया गया। तो इंटेंसिव केयर यूनिट की जरूरत पड़ जाती है पेशेंट्स को अगर हो जाता है, तो इसकी वजह से काफी सारा ये एक तरीके से ना इम्यून सिस्टम को बर्बाद करने वाली बात होती है। तो ये न्यूज में है, तो एक जीन है जो आइडेंटिफाई किया गया यहाँ पर रिसेंटली अभी, और इसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों की जान जा सकती है। ठीक है, तो इसके चलते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, जब एग्जाम में बैठो ये ना लगे यार ये क्या आ गया, इसके बारे में तो कभी सुना ही नहीं था। तो वो बेसिक मेरा पर्पज रहता है कि माइंड में थोड़ा सा तो कम से कम उस चीज के बारे में, उस टॉपिक के बारे में एक इन्फॉर्मेशन रहे, ये ना लगे कि यार ये तो कुछ नया ही आ गया जिसके बारे में कभी सुना नहीं। ठीक है, बाकी ये यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के बारे में, हालांकि मैंने डिस्कस भी किया था पर फिर से आप लोगों को हल्का सा रिवीजन हो जाएगा। बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा अभी ग्रांड फिनाला आप लोगों को देखने को मिला, जो 2017 में इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर यहाँ पर, ताकि जो डे बाय डे में जो प्रॉब्लम आती है उनको सोल्व करने के लिए बच्चों का एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को डेवलप किया जा सके। 6 से लेकर 12 तक के और कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर, अब तो जूनियर भी इसका लॉन्च कर दिया गया ताकि यहाँ पर अच्छे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस दिया जा सके। तो कब लॉन्च किया गया था? पहला 2017 में। अब की बार कौन से नंबर का है ये आप लोग बता दीजिए। तो ये एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक आप लोग का कवर हो जाता है। ठीक है, ये कुछ वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, हल्का सा आइडिया जिनके बारे में रखिएगा, जिसके बारे में थोड़ा सा कुछ ऐसे भी पॉइंट ले लेता हूं, सोसाइटी में कम से कम यही पता चलता रहे आप लोगों को क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी नीतीश कुमार साहब जो है महागठबंधन अलायंस का ट्रस्ट वोट जीत गए, हालांकि न्यूज पुरानी है पर लेकिन पता होना चाहिए आप लोगों को। पंजाब में अंदर यहाँ पर पंजाब के चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा मिलकर इनोग्रेट किया गया होमी बाबा जो कैंसर हॉस्पिटल था, रिसर्च एंड सेंटर ऑफ टाटा मेमोरियल सेंटर, कहां पर? मोहाली के अंदर में। तो ये काफी ज्यादा न्यूज में भी था उस टाइम पर जब भगवत मान और यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब आपस में साथ में मिले। ठीक है,
हरियाणा के चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा 6000 करोड़ में ये है एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के बारे में। देखिए हॉस्पिटल में खासकर जब बात करते हैं ना फ्री इलाज करवाने की, हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। हम लोग काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं आज के डेट में, तो इसके चलते यहाँ पर ये चीज़ें जरूरी हैं। तो बात की जा रही है अमृता हॉस्पिटल ऑफ माता, इनका नाम है अमृतनंदन में है, ठीक है। तो ये मठ एक तरीके से ये फरीदाबाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा। 6000 करोड़ का एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इसमें खर्चा किया जा रहा है। और यहाँ पर बात की जा रही है कि फ्री हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं। ट्रांसजेंडर पर्सन जो है उनको पूरा हेल्थ केयर सर्विस मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिकली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर गवर्नमेंट बोल रही है, और गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा MOU साइन किया गया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ में। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ये वही अथॉरिटी है जो कि 2018 में इंप्लीमेंट की गई थी, यानी कि 18 में लाई गई थी, ताकि हम लोग ये बेसिकली जो ये पर्टिकुलर योजना है इसको इंप्लीमेंट कर सकें, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है एस जयशंकर साहब जो है वो प्रेसिडेंट जो जय बेलसेनारो के साथ में मिले, बोलसेनारो जो कि ब्राजील के प्रेसिडेंट है ब्रासीला के अंदर में, ठीक है। तो अभी यहाँ पर विजिट पर थे, तो ये एक समझ सकते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग थी कहाँ पर हुई, ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर हुई है। तो यहाँ पर जाकर इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। वनडे टाइप एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं बड़ी फ्रीक्वेंटली, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जो है उनके द्वारा आजादी क्विज ऐप लॉन्च किया गया। तो ये याद रखिएगा, ऑनलाइन मोबाइल जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा गेम्स जो यहाँ पर सामने निकल कर आएगा, तो ये एक तरीके से ये यहाँ पर इनके द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। देखिए कई बार क्वेश्चन बनते हैं, फिर आप लोगों को लगता है यार ये वनडे टाइप के कहाँ से आ गए, तो हल्का हल्का सा आइडिया मैं आप लोगों को दे देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। ये इकोनॉमी और जो यहाँ पर जो कॉर्पोरेट के क्वेश्चन होते हैं, इकोनॉमी वाला सेक्शन जो कि बैंकिंग के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके ये वन लाइनर है यहाँ पर जो आप लोगों के लिए। फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा यहाँ पर अनऑथराइज्ड पब्लिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा जो यहाँ पर बेसिकली कंपाउंडेबल ऑफेंस ये यहाँ पर अभी बताया गया, ठीक है। तो यानी कि ताकि चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके तो उसको यहाँ पर चीज़ें कोशिश की जा रही है। हमारे देश में यहाँ पर एक सेंटर इंप्लीमेंट कर रहा है वन नेशन वन फर्टिलाइजर। इस टॉपिक को मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये टॉपिक आप लोगों को बचा हुआ है, संडे में कवर करने की सोच रहा था पर लेकिन टाइम नहीं मिला, तो इसको कवर करूंगा 1-2 दिन के अंदर, जल्दी टेंशन मत लेना, ठीक है। प्रिंटिंग क्वेश्चन पेपर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर तो आप लोग स्टार लगा सकते हैं कि एक चीज़ है दूसरी नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। प्रिंटिंग क्वेश्चन पेपर को GST से बेसिकली बाहर रखा गया पर आंसर बुकलेट को नहीं रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के बारे में बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रहे क्वेश्चन पेपर को बाहर रखा गया, GST से GST नहीं लगेगा पर लेकिन आंसर बुकलेट के ऊपर GST लगेगा, ठीक है। स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन बन सकता है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन जो मिनरल्स एंड द मेटल्स इंडस्ट्री है वो अभी कहां पर देखने को मिली, वो न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिली। तो ये 23-24 अगस्त में यहां पर देखने को मिली। न्यूज थोड़ी पुरानी है पर लेकिन बोला ना कि कवर करूंगा छोड़ूंगा नहीं, तो इसलिए इसको देखिए। RBI के द्वारा अभी रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई है। अमेरिका के जो यहाँ पर एक्सप्रेस जो यहाँ पर अमेरिकन एक्सप्रेस था उसके ऊपर इंपोज की गई थी यहाँ पर 2021 में, ठीक है, क्योंकि वो पेमेंट जो एक डेटा को स्टोरेज के रूल को फॉलो नहीं कर रहा था, तो अभी वो रिस्ट्रिक्शन यहाँ से हटा दी गई है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। तो ये इकोनॉमी वाले सेक्शन की न्यूज़ है आप लोग की वन लाइनर। वर्ल्ड लेवल की वन लाइनर न्यूज़ है, यहाँ पर बात की जा रही है थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है प्रयुक्त चैनोका, ठीक है, चैनोआ, इनके द्वारा सस्पेंड कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो इसके चलते न्यूज़ में तो कम से कम पर्सन इन न्यूज़ आप लोगों से पूछा सकते हैं। यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यूक्रेन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया यहाँ पर 3 बिलियन मिलिट्री पैकेज के साथ में। तो ये रस्से के पीछे ना धोकर पड़े हुए हैं तो इसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ में है, ठीक है। आज की इंपॉर्टेंट कंट्री जो न्यूज़ में है वो है प्रगवे। लोकेटेड कहाँ पर है प्रगवे, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये आप लोगों को साउथ अमेरिका के अंदर यहाँ पर प्रगवे आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अपनी कंट्री कहाँ पर है, अपनी कंट्री यहाँ पर होगी, तो ये प्रगवे है एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैं बेस्ट क्वेश्चन बन सकता है न्यूज़ में, किस लिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जी के द्वारा महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया प्रगवे के अंदर में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा जा सकता है। तो एक लैंडलॉक कंट्री है यहाँ पर और इसी के साथ में ये आप लोगों को देखने को मिलेगी लैंडलॉक कंट्री, और यहाँ पर जो ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, वो बताइए इसके ऊपर जाएगा नीचे, आप लोग बताइए। चलिए बोलिविया, ब्राजील, अर्जेंटीना इसके पास में, बाकी यहाँ पर कुछ इसके पीक हैं जिनके बारे में हल्का सा आइडिया भी आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन है तो उसको दूर कर आप लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है।
आज की एसएलवी कमांडो जो है ये है दिव्यांशी। काफ़ी डिटेल में इनके द्वारा आंसर दिए गए यहाँ पर, जो कि काफ़ी अच्छे से मुझे एक तरीके से लगा कि यार इस तरीके से डिटेल में आंसर दिया तो आप लोग इनको पढ़ भी सकते हैं। कल की वीडियो के नीचे मैंने पिन कर दिए हैं। तो ये है आज की एसएलवी कमांडो, ठीक है। तो अचिंता सूली के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था पर्सन इन न्यूज में कौन यहाँ पर, तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, वेट लिफ्टिंग में इनके द्वारा गोल्ड जीता गया अभी जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी कंट्री कम से कम प्लेयर के बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। काफी डिटेल में इनके द्वारा आंसर दिए गए, आप लोग देखते हैं यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर जो है, हालांकि सारे नहीं लगा पाया मैं यहाँ पर क्योंकि 3 स्लाइड हो जाती, तो इसलिए आप लोग उनको जानकर देखिएगा। कल की वीडियो के नीचे मैंने पिन कर दिया है, तो वहां पर आप लोगों को सारी चीजें डिटेल में मिल जाएंगी, ठीक है। तो एक बार नजर डाल लेना उसके ऊपर। आज के 5 नए शब्द जो कि आप लोग इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे, ये है आप लोगों के सामने। अनप्रेसिडेंटेड इसको बोलते हैं बेसिकली अभूतपूर्व, ठीक है। यानी कि एक तरीके से जो कि पहले ना हुआ हो, कुछ ऐसा काम कर देना, घर से कोई यूपीएससी निकाल कर चला गया, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देखते हैं। लॉजिस्टिक एक तरीके अरेंजमेंट आप लोग बोल सकते हैं, किसी चीज़ों को अरेंज करना। सोमवार की बात की जा रही है यहाँ पर, ये है बेसिकली एक तरीके से मिलन या फिर सीरियस होना किसी चीज़ को लेकर, आप लोग थोड़ा सा ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। इनडोमिटेबल, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक तरीके से इनविंसिबल, यानी कि जिसको जीता ना जा सके, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अदम्य साहस, ठीक है। अलूर तो ये होता है फुसलाना। पावरफुल टू अट्रैक्ट, कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ शब्द हैं, इसी के साथ में इनके सिनोनिम्स हैं, इनके एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द भी हैं, इनके पर्यायवाची भी हैं। तो ये पूरी की पूरी स्लाइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहती है। हर एक उस एग्जाम में, जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन यूपीएससी में, एनडीए, सीडीएस में क्वेश्चन आप लोग के बनते हैं। आंसर राइटिंग जब आप लोग करते हैं तो वहां पर आप लोग को वोकैबुलरी अगर अच्छी रहेगी तो वहां पर यूज होगी। स्पीकिंग में आप लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बोला था कि पूरे वीक में आप लोगों को रिवीजन करना है, जो भी वीक का मैं आप लोगों को देता हूं। तो कल किस किस ने रिवीजन करा है, सीरियस होके बताना यार। जो पूछता हूं ना, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, उसको कर लिया करो, क्योंकि आप लोगों के फायदे के लिए ही है। वरना सारी चीजें पढ़ते जाओगे, भूलते जाओगे। तो एटलीस्ट संडे में बैठकर एक बार चीजों का रिवीजन कर लिया करो, ताकि लंबे समय तक आप लोग उसको याद रख सको, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं। बाकी जैसे कि मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है कि ये जो न्यूज़ है पर्टिकुलर, ये जो न्यूज़ है पर्टिकुलर आ रही है ज्योग्राफी के अंदर में या डिफेंस के अंदर में, कैसा लग रहा है ये डिफेंस की न्यूज़ हो गई, ज्योग्राफी की न्यूज़ हो गई। तो ये सही सिस्टम है इस तरीके से कि आप लोगों को ये भी लगता रहे कि हाँ सारी चीज़ें कि हाँ ये इस तरीके से कवर हो रही है। साइंस एंड टेक की भी न्यूज़ कवर हो रही है आप लोग की, ठीक है। वन लाइनर टाइप की भी कर दी, लोकेशन भी आप लोग की यहाँ पर कवर हो जा रही है। तो इस तरीके से कवर करना सही रहेगा ना, ये जो हो वन लाइनर टाइप के भी हो जाते हैं आप लोग के, ठीक है। तो सारी चीजें कवर हो जाती है, बड़ा ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन आप लोग के सामने आता है, ठीक है। अच्छे से एंजॉय किया करो। अगर लगता है फायदा पहुंचा रहा है तो दूसरों तक भी आप लोग इसको शेयर कर दिया करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इसका फायदा उठा सकें। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड करना है, सारी चीजें इकट्ठी मिल जाती है। मेरे साथ में आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं यहाँ पर इंस्टाग्राम के ऊपर भी, मैसेज कर दिया करो जो भी आप लोग को डाउट लगता है उसका। जब भी मुझे टाइम मिलेगा, रिप्लाई तो नहीं हो पाएगा ज्यादातर अगर बात करें, पर लेकिन अगर मुझे लगेगा बहुत ही सीरियस कुछ चीज है तो तुरंत रिप्लाई भी आप लोगों को मिल सकता है। पर लेकिन वीडियो के अंदर आप लोगों को उसका आंसर जरूर मिल जाएगा, अगर सही क्वेश्चन होगा कोई, अगर मतलब एक तरीके से आंसर देने लायक क्वेश्चन होगा तो, ठीक है। बाकी आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को तो सेव करना ही है। पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करनी है खुद भी, और दूसरा भी कोई यूज करता है तो उसको भी कहना भाई क्यों पृथ्वी को बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। और वीडियो पे ये सारे काम आप लोगों को करने बिना बोले। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।